फिर आप होंगे, एग्जामिनर होगा और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होंगे, अन्य व सब्सटैंटिव प्रोसीजर। दिस इज़ द स्ट्रेटजी जो एक बड़ी वन ऑफ स्ट्रेटजी है, रादर देन कि हम हर एरिया के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को रट्टा मारें, रादर देन कि हम एरिया पे सोचें कि क्या होगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कैसे बनेंगे, क्या होते हैं, उनका क्या पैटर्न है। हम एक दफ़ा समझ ही लेंगे कि ये होते क्या है, और जब ये समझ आ जाएगी तो हम इस काबिल हो जाएंगे, हम अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर खुद बना सकेंगे। तो जब सेल्फ सफिशिएंट हो गए, गेम ऑन है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर से मेरी इस वक्त क्या मुराद है, मैं असल में आईकेएप के 4 चैप्टर्स की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। इन 3 चैप्टर्स में बेसिकली या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स दिए हुए हैं या 3 स्टैंडर्ड्स हैं। ISA 501 ये इन्वेंटरी को डील करता है, ISA 505 ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन को डील करता है, ख़तों को डील करता है, और ISA 520 ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स को डील करता है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स 501, 505, 520। तो हुआ क्या कि आईकेएप की किताब ने ना सिलेबस को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। चैप्टर 7 उन्होंने बना दिया ओवरऑल इंट्रोडक्शन सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का, और ये स्टैंडर्ड डाल दिया 520। चैप्टर 8 में उन्होंने नॉन करंट एसेट्स के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स डाल दिए। चैप्टर 9 में करंट एसेट्स के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स डाल दिए, जिसके अंदर ये 2 चीज़ें भी शामिल कर दी, इन्वेंट्री और डेटर से रिलेटेड। और चैप्टर 10 में जो एरियाज बच गए थे उनके सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स डाल दिए। तो टेक्निकली ये जो ये ब्लॉक है 7 से 10 तक, इसमें या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं अलग अलग एरियाज के, या 3 स्टैंडर्ड्स हैं। तो आज हमारा यही टारगेट है कि इंशाल्लाह ताला हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पढ़ेंगे और उसकी साइंस को समझेंगे और ये 3 स्टैंडर्ड्स देखेंगे। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर शुरू होते हैं वर्ड असर्शन के साथ। असर्शन एक बड़ा अहम वर्ड। इस वर्ड से शायद आपने कभी दोस्ती ना की हो, लेकिन अगर इससे दोस्ती हो जाए तो आपको ऑर्डर समझ आ जाता है। असर्शन, असर्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एलिमेंट है जो मैनेजमेंट ने आपसे कमिट किया है कि उसमें मिलेगा। या एक्सप्रेसली कमिट किया है या इम्प्लिसिटली कमिट किया है, और अगर वो फाइनेंशियल्स में मिल गया तो इसका मतलब है फाइनेंशियल सही बने हुए हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि जी किसी चीज़ पे ओपिनियन देना है तो उसका मतलब क्या है, आप कहेंगे उस चीज़ को चेक किया जाए कि वो सही है या नहीं है। तो एक एग्जांपल दी जाती है जिससे बात समझ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, कोई शख्स आपको कहता है कि जी आप बिल्डिंग्स की बड़ी अच्छी परख रखते हैं, आप हमारी बिल्डिंग देखें और बताएं हमारी बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है या नहीं, हमारी बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है या नहीं। अब आप उसकी बिल्डिंग देखने जा रहे हैं और रास्ते में रुकावट थी। आप बिल्डिंग देखने के लिए गाड़ी पे जा रहे थे एक जगह, और एक जगह से उस बंदे ने आपको कहा यहाँ रोक के गाड़ी लगा दे, आगे 1 किलोमीटर हम पैदल वॉक करेंगे, ये कच्ची बस्ती है, पतली गलियां हैं, चलते चलते हम अपनी बिल्डिंग तक पहुँचेंगे। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपकी बिल्डिंग तक कोई रास्ता नहीं जाता? उन्होंने कहा नहीं, रास्ता तो कोई नहीं जाता, गाड़ी का रास्ता नहीं जाता। मैंने कहा जी फिर यू टर्न लें गाड़ी का और वापस चलें और मेरे से रिपोर्ट ले लें अपनी बिल्डिंग के बारे में। उन्होंने कहा क्या मतलब, क्या रिपोर्ट देंगे? मैं कहूँगा बहुत थकी हुई बिल्डिंग है। उन्होंने कहा जी आपने तो बिल्डिंग देखी नहीं अभी तक आंखों से, आप कैसे कह सकते हैं? आपने कहा जी वो बिल्डिंग जिसको पहुँचने का एक अच्छा रास्ता ही ना हो, मेरी नज़र में वो एक बेकार बिल्डिंग है। चले फ़र्ज़ करें रास्ता ठीक था, चलते चलते पहुँचे, बिल्डिंग है 10 मंजिला, और आप वहाँ पे पहुँचे, आपने कहा जी पार्किंग किस जगह लगानी है, बेसमेंट में, कहाँ, ग्राउंड फ्लोर पे? उन्होंने कहा जी पार्किंग नहीं है यहाँ, पार्किंग तो कोई 150 मीटर दूर मिलेगी और वहाँ से पैदल चल के आना पड़ेगा। आपने कहा अगर बारिश हो रही हो तो यहाँ पे क्या हम गाड़ी, उनका गाड़ी खड़ी भी नहीं हो सकती, ये मसरूफ़ जगह है, तो गाड़ी दूर खड़ी होगी, वहाँ से पैदल चल के आना पड़ेगा। आपने कहा बिल्डिंग में पार्किंग ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी पार्किंग नहीं है, बिल्डिंग बड़ी अच्छी है। आपने वहीं से यू टर्न लिया, गाड़ी तो नहीं घुमाई, गाड़ी तो कहीं पीछे खड़ी हुई है, अच्छा आपने यू टर्न लिया और चले गए। आपने कहा ये एक थकी हुई बिल्डिंग है।
क्या आपने बिल्डिंग देख ली है? तो बिल्डिंग थकी हुई क्यों है? उसमें पार्किंग ही नहीं है। तो एक बिल्डिंग जिस तक जाने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं बिल्डिंग थकी हुई है। एक बिल्डिंग जिसकी पार्किंग आपको नहीं मिल रही, आप कह रहे हैं बिल्डिंग थकी हुई है। बिल्डिंग में पहुंचे, ग्राउंड फ्लोर देखा, बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बड़ी अच्छी टाइल्स लगी हुई थी, सारा कुछ है। आपने कहा चलें जी ऊपर के फ्लोर तक चलते हैं। उन्होंने कहा है जी सीढ़ियों से चलते हैं। तो आपने कहा नहीं लिफ्ट। उन्होंने कहा लिफ्ट की क्या ज़रूरत है? हमने कहा भाई अगर किसी ने 7वें फ्लोर तक जाना है, तो उसने कहा सर 7वें फ्लोर तक भी सीढ़ियाँ जाती हैं। तो आपने कहा अगर किसी ने 10वें फ्लोर तक जाना, उन्होंने कहा सर जी 10वें फ्लोर तक भी सीढ़ियाँ जाती हैं, क्या बात करते हैं, इतनी प्यारी बिल्डिंग है हमारी। आपने कहा नसो थो, बकवास बिल्डिंग है, फजूल बिल्डिंग है। क्यों? 10 मंजिला बिल्डिंग और लिफ्ट ही कोई नहीं है उसमें। फॉर एग्जाम्पल हवा का निज़ाम सही ना हो, फॉर एग्जाम्पल उसकी एलिवेशन अच्छी ना हो, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे फायर एग्जिट ना हो, फॉर एग्जाम्पल उस बिल्डिंग में गंदा मटेरियल लगा हुआ हो। यानी कि एक बिल्डिंग क्यों गलत है? उसका रास्ता सही नहीं है। क्यों गलत है? उसकी पार्किंग नहीं है। क्यों गलत है? उसमें लिफ्ट नहीं है। क्यों गलत है? हवादार नहीं है। कराची की एक बिल्डिंग हो और आपको यही ना पता हो कि हवा कौन से रुख पे चलती है, आप एक तरफ बैक साइड रख रहे हो और एक तरफ आप खिड़की रख रहे हैं। अब कराची में एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस होती है कि ख़ास जगह से समंदर की हवा चलती है, और बिल्डिंग बनाते हुए हमेशा बिल्डिंग की जो खिड़कियाँ वो उस रुख पे रखते हैं जिससे बिल्डिंग हवादार हो जाए। वरना बिल्डिंग में जैसे ही दूसरे फ्लोर से आप ऊपर जाते हैं, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो अगर आपने बिल्डिंग का मुंह इस तरह से रखा है कि हवा जो है वो आपकी पीछे वाली दीवार पे आके टकरा रही है और खिड़की तक नहीं पहुंच रही, तो वो एक बेकार बिल्डिंग है। मैं बताना ही चाह रहा हूं कि आपसे कहा गया था बिल्डिंग का ऑडिट करें। ऑडिट करें बिल्डिंग का, और आप ऑडिट कर रहे हैं बिल्डिंग के फीचर्स का। और जब फीचर नहीं मिलता तो आप ये नहीं कहते ये फीचर गलत है, आप कहते हैं बिल्डिंग गलत है। लिफ्ट नहीं मिली, आपने कहा बिल्डिंग गलत है। हालांकि बिल्डिंग गलत नहीं है, बिल्डिंग में लिफ्ट सही नहीं है। बिल्डिंग का रास्ता गलत है, बिल्डिंग गलत नहीं थी, लेकिन आपने क्या कहा? बिल्डिंग गलत है। तो ये एग्जांपल समझनी बड़ी ज़रूरी है कि जब भी हमसे किसी एक चीज़ के बारे में ओपिनियन मांगा जाता है तो हम उस चीज़ के डिफरेंट फीचर्स देखना चाहते हैं। वो फीचर्स हमें मिल जाए तो हम कहते हैं आपकी बिल्डिंग अच्छी है, वो फीचर्स ना मिले तो हम कह देते हैं बिल्डिंग अच्छी नहीं है। फीचर्स में से एक भी फीचर गलत है तो आप कह देंगे सब गलत। इन फीचर्स को ऑडिट की ज़बान में अजर्शंस कहा जाता है। अगर आपने किसी भी चीज़ पे ओपिनियन देनी है तो आपको उसकी अजर्शंस पता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ पे अगर आपने ओपिनियन देनी है तो उसकी अजर्शंस पता होनी चाहिए। अगर उसकी अजर्शंस मीट हो रही हैं तो इसका मतलब आपका ओपिनियन साफ होगा, और अगर अजर्शंस मीट नहीं हो रही तो ओपिनियन साफ नहीं होगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ये समझना होगा कि जैसे बिल्डिंग की अजर्शंस हमें समझ आ गई, अगर हमें ये समझ आ जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अजर्शंस क्या होती हैं, तो जब हमसे कोई कहेगा ऑडिट करो तो हम कहेंगे एक मिनट रुक जाओ, मैं ज़रा याद कर लूँ अजर्शंस कौन सी थी। हर अजर्शन पकड़ के उसका जायज़ा लेंगे, उसको चेक करेंगे, अगर मिल गई तो आप कह देंगे ओके है, नहीं मिली तो आप कहें फाइनेंशियल्स गलत बने हुए हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्यों बनाए जाते हैं? ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या फाइनेंशियल्स ठीक बने हुए हैं, और फाइनेंशियल्स ठीक तभी बने होते हैं जब अजर्शंस ठीक बनी हुई हो। एक तरीका बिल्डिंग के वेरिफिकेशन का, एक तरीका यह है कि मैं आपको यहां पे ना 10-11 लाइनें लिख दूं लंबी सी। दस 11 लाइंस लिख दूं, आपसे कहूं इसको रट्टा मार ले। सर मैंने चेक करना है बिल्डिंग अच्छी है या नहीं, रट्टा मैं आपसे कहूं रट्टा मार ले। पहले बिल्डिंग के करीब जाके देखिए आप जा पा रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं जा सकते, किसी दोस्त को भेज के देख लें कि क्या वो जा पा रहा है या नहीं। मोहल्ले वालों से पूछ लें कि बिल्डिंग तक पहुंचने का रास्ता किधर से जाता है। अपनी आंखों से देख लें कि बिल्डिंग का रास्ता किधर से जाता है। बिल्डिंग के फ्लोर अगर 2 से ऊपर हैं तो उसकी लिफ्ट की डायमेंशंस मेजर करें। अगर लिफ्ट नहीं है तो मैनेजमेंट से पूछे लिफ्ट क्यों नहीं है।
फलाना है तो फलाना है और फलाना है, और जनाब यहाँ पे कोई 20 लाइनें लिख दूं और मैं आपसे कहूँ हाँ भाई आपने अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को रट्टा मार लेना है, पेपर में जब आए ये रटे हुए 20 पॉइंट्स लिख देने हैं, पहली बात है कि इसका रटा अजियत, फिर पेपर में याद कहाँ रहेगा ये 20 बातें, और लिख भी दी तो एग्जामिनर को लगेगा तुक्के लगा रहा है, क्योंकि किसी किताब में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स किसी ज़बान में लिखे हुए हैं, किसी किताब में, क्योंकि इसके पीछे स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है। स्टैंडर्ड तो ये 3 है। इन 3 एरियाज में इन्वेंट्री की काउंटिंग में आपको गाइडेंस मिल जाती है स्टैंडर्ड से, डेटर्स को खत भेजने में गाइडेंस मिल जाती है, और मैथमेटिकल एनालिटिकल प्रोसीजर में आपको गाइडेंस मिल जाती है। उसके अलावा सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे स्टैंडर्ड ने कहा तुम्हारी जजमेंटल लगा दो प्रोसीजर्स। तो मेरी किताब में, किसी और टीचर की किताब में, आईकेएप की किताब में, 15 किताबों में हर जगह सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के अल्फाज फ़र्क होंगे और सबने सही लिखा होगा, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो अब आप बजाय इसके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 40 एरियाज पकड़ें और हर 40 एरियाज की 20-20 लाइनों के सब्सटैंटिव प्रोसीजर रट्टा मार के बैठ जाएं और 800 आपने ये लाइनें रट्टा मारी हुई हों, उससे बेहतर है कि आपको ये समझ आ जाए, आप ये कहें सर ये जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, मैं को समझ पाओगे? आपने कहा सर मैं समझ पाऊंगा, मुझे ये रट्टे में मत लगाएं, मुझे लॉजिक बताएं। मैं कहूँगा अच्छा बिल्डिंग में कुछ अजर्शंस होती हैं, हमने वे वेरीफाई करना होता है, हमने पार्किंग वेरीफाई करनी होती है, हमने लिफ्ट वेरीफाई करनी होती है, हमने उसमें हवा की एक्सेस वेरीफाई करनी होती है, हमने ये सारी चीज़ें बिल्डिंग में वेरीफाई करनी होती हैं। तो तुम एक समझदार ऑडिटर हो, ये 4 चीज़ें वेरीफाई कर देना, जिस मर्जी स्टेप से कर देना, तो कितना मज़ा है। आप ऊपर हेडिंग लिखें वे, रास्ता, और नीचे कहीं मैंने जाके देखा रास्ता नहीं था, मैंने उससे पहले वहाँ के पड़ोसियों से पूछा कि ये रास्ता अभी ब्लॉक हुआ, उन्होंने कहा बड़े अरसे से ब्लॉक हुआ है, और मैंने इसके बारे में गवर्नमेंट से भी पूछा, गवर्नमेंट का भी कोई प्लान नहीं है रास्ता देने का। फिर लिफ्ट, मैं कहूँ मैंने जाके देखा, मैंने बिल्डिंग के फ्लोर गिने वो 10 थे, फिर मैंने लिफ्ट देखने की कोशिश की, मुझे लिफ्ट नहीं मिली, फिर मैंने बिल्डिंग के नक्शे में देखा, मुझे लिफ्ट नहीं मिली। अब ये सारे प्रोसीजर अब आप अपनी कॉमन सेंस से लगा रहे हैं, क्योंकि आपको क्या वेरीफाई करना है, लिफ्ट, आपको क्या वेरीफाई करना है, वे, आपको क्या वेरीफाई करना है, पार्किंग। तो एक तरीका ये है कि 20 लाइनें याद कर लें, एक तरीका ये है कि 5 फीचर्स याद कर लें कि मैंने रास्ता देखना है, मैंने पार्किंग देखनी है, मैंने लिफ्ट देखनी है, मैंने हवादारी देखनी है, मैंने फलाना देखना है। पता नहीं आप पहुंच पा रहे हैं या नहीं। ये सारा माहौल बनाने की वजह यही है कि मैं नहीं चाहता आप लोग सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को रट्टा मारें। मैं ये चाहता हूं कि आप वो 5 बातें समझ लें जो आपको पता हो, जिसमें आप खुद से लिख सकें। वो 5 बातें अजर्शंस हैं। अब जिस तरह से बिल्डिंग की अजर्शंस हम लोगों ने लिस्ट डाउन कर दी, इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी कुछ अजर्शंस होती होंगी। जैसे बिल्डिंग की हमने अजर्शंस देख ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या अजर्शंस होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको 5 सवालों का जवाब चाहिए होता है। इससे ऊपर एक मशहूर ज़माना कोट लिखा हुआ है फल्यूदरस्फ्यूकी का, एक फ्रेंच फिलोसफर था, फिर मौजे तंग ने चाइना में इसको कॉपी भी किया था। तो ये चाइनीज़ कहावत के नाम से मशहूर है, अदरवाइज़ ये एक फ्रेंच कहावत है फल्यूदरस्फ्यूकी की। मैं अपनी कौम को मछलियाँ नहीं पकड़ के दूंगा, मैं उनको मछलियाँ पकड़ने का तरीका सिखाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको 40 एरियाज़ के नोट्स दे दूं कि ये नोट्स पकड़ो रट्टा मारो, और उसके बाद 41वां एरिया है और आप फिर मुझे कहें सर आपने इस 41वें एरिया के तो हमें नोट्स ही नहीं दिए। तो मैंने आपको मछलियाँ पकड़ के नहीं देनी, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। मैंने आपको मछलियाँ पकड़ने का तरीका सिखा देना है, मछली छोटी आए बड़ी आए आप पकड़ लेंगे। आपको तरीका बता देना है कि मछली कैसे पकड़नी है, उसके बाद आप हर किस्म की मछली हर किस्म के पानी में से पकड़ सकते हैं। तो हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को रट्टे वाली अप्रोच से नहीं करेंगे, हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को करेंगे एक ऐसी अप्रोच से जिससे हमें मछलियाँ पकड़ने का तरीका आ जाए। मुझे जानना है कि एक बिल्डिंग में चीज़ें क्या वेरीफाई करनी होती हैं। जब हमने कहा ना एक बिल्डिंग में क्या वेरीफाई करना होता है, तो वे, पार्किंग, लिफ्ट। अगर मुझे ये पता लग जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी एरिया में क्या वेरीफाई करना है, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। पेपर में अजर्शन के नाम भी भूल जाएं तो 5 सवाल जहन में रखिएगा। मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में 5 सवाल वेरीफाई करने होते हैं। कोई भी एरिया हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फॉर एग्जांपल सेल्स हो, एसेट्स हो, लायबिलिटी हो, कुछ भी हो, 5 सवालों पे मुझे इत्मीनान हो जाए, मेरा ऑडिट अच्छा हो जाता है। पहला सवाल, वॉज दैट कंप्लीटली रिकॉर्डेड। जिस एरिया का मैं ऑडिट कर रहा हूं क्या वो सही पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ था। वॉज या वर दोस प्रेजेंट, क्या वो एरिया मौजूद भी था।
जिस एरिया का हम ऑडिट कर रहे हैं क्या वो मौजूद भी था? क्या वो करेक्ट अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है? एक सवाल, जिस एरिया का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, सेल्स को ऑडिट कर रहा हूँ, परचेज को ऑडिट कर रहा हूँ, फलाना को ऑडिट कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग ये इधर भी आ सकते हैं, इधर भी मार्जिन है, अगर पीछे से ज़रा दिखने में रुकावट है तो यहाँ तरफ भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे इस टेबल की चल रही है। क्या वो चीज़ मौजूद थी? मैं कहता हूँ मैंने सेल्स वेरीफाई करनी है। पहला सवाल, क्या सेल हुई थी? दूसरा सवाल, क्या सेल सारी रिकॉर्ड हुई थी? तीसरा सवाल, क्या सेल सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई थी? चौथा सवाल, क्या सेल रेलेवेंट भी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? अगले साल की सेल तो नहीं थी, पिछले साल की सेल तो नहीं थी। और क्या वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई थी? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल सही से दिखाई गई थी या नहीं गई थी? तो अगर ये 5 सवालों के जवाब मुझे किसी भी एरिया में मिल जाए तो समझो उस एरिया के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बन गए। बिल्डिंग में मुझे सवालों के जवाब चाहिए, क्या वहां तक पहुंचने का रास्ता सही है? क्या उसमें लिफ्ट है? क्या वो हवादार है? क्या वहाँ पार्किंग है? क्या वहाँ बाकी खूबसूरत इम्यूनिटीज़ हैं जो एक बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए? जब इन 5 सवालों का जवाब मिल जाएगा तो हम कहेंगे बिल्डिंग अच्छी है। इनमें से एक भी सवाल नेगेटिव हुआ तो बिल्डिंग अच्छी नहीं है। सेल्स मौजूद भी थी, हुई थी, सारी भी रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई थी, तो मैं कहूँगा सेल्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ गई। सेल्स मौजूद थी, रिकॉर्ड भी हुई, सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई, लेकिन थी पिछले साल की, तो मेरे लिए बेकार हो गया। सब कुछ सही है, डिस्क्लोज सही नहीं हुआ तो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो 5 सवाल हैं, इन 5 सवालों के जवाब में अजर्शन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरियाज 2 तरह के होते हैं। जब हम अजर्शंस देख रहे होते हैं हम कहते हैं कुछ होते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, कुछ होते हैं अकाउंट बैलेंस। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनका कैरेट डाउन का बैलेंस होता है, एज एड का बैलेंस होता है, यानी कि आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी ये एज एड होती हैं, और इनकम और एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर होती हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो पूरे साल के एरियाज है उनका ऑडिट कुछ और है, और जो आखिरी दिन की वैल्यूज हैं उनका ऑडिट थोड़ा सा और तरीके से। सवाल यही 5 है, लेकिन अजर्शन में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ये जो पहला सवाल है ना, क्या वो चीज़ मौजूद थी या नहीं थी, अकाउंट बैलेंस में यानी एसेट लायबिलिटी इक्विटी में इस अजर्शन का नाम होता है एग्जिस्टेंस। वो एसेट एग्जिस्ट करता था, वो लायबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, वो इक्विटी एग्जिस्ट करती थी। अगला सवाल, क्या वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुए थे? अजर्शन का नाम क्या है? अब ये बेसिकली मैं वो अजर्शन देख रहा हूँ किसी एरिया की, जिन अजर्शंस को मैंने वेरीफाई कर दिया तो समझो सब्सटैंटिव प्रोसीजर हो गया। जो बिल्डिंग की अजर्शन मैंने वेरीफाई कर दी थी तो मुझे बिल्डिंग के ऊपर हौसला मिल गया। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अजर्शन वेरीफाई कर दी तो समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हौसला हो गया। तीसरा, क्या करेक्ट अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई थी, यानी कि उसकी एक्यूरेसी, उसकी वैल्यूएशन, उसकी एलोकेशन सही तरीके से हुई थी। चौथा, क्या वो रेलेवेंट थी? एक एसेट मेरे फाइनेंशियल से रेलेवेंट तब होगा जब वो मेरा एसेट है, मेरा राइट है उस पर। एक लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कब रेलेवेंट होगी? जब वो हमारी ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ इस अजर्शन का नाम होता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। और फिर आखिरी चीज़, क्या वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुए थे? इसमें 2 अजर्शन है, उसकी क्लासिफिकेशन, यानी कि नॉन करंट एसेट को कहीं करंट एसेट में तो नहीं दिखा दिया, कहीं इंटेंजिबल को टेंजिबल एसेट्स में तो नहीं दिखा दिया। क्लासिफिकेशन सही होनी चाहिए, और देन नंबर 2 प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई जब आप ऑडिट कर रहे होते हो, तो अकाउंट बैलेंस का जब ऑडिट करना है तो उसमें कौन सी अजर्शंस देखोगे? आप कहेंगे जी मैं 6 अजर्शंस देखूंगा। अकाउंट बैलेंस में मैं देखूंगा एग्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन है, राइट्स एंड लायबिलिटीज उसके देखूंगा, और क्लासिफिकेशन देख लूंगा, और प्रेजेंटेशन देख लूंगा। 6 अजर्शंस देख लूंगा।
अब मुझे दुनिया का कोई सा भी ऐसा एरिया बता दें जो कैरेट डाउन बैलेंस होता है, उसमें यही 6 चीज़ें वेरीफाई करनी है, कोई 7वीं चीज़ वेरीफाई नहीं करनी। बस उस एरिया की थोड़ी सी समझ हो, आप ये 6 की 6 चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में थोड़े थोड़े से नाम फर्क है। अक्रंस, अकाउंट बैलेंस तो आखिरी दिन होता है ना, आखिरी दिन वो चीज़ मौजूद थी या नहीं। भाई पूरे साल कोई डेटर नहीं था, आखिरी दिन डेटर आ गया तो मेरे फाइनेंशियल में नजर आएगा। पूरे साल तो अकर नहीं हुआ। लेकिन सेल्स क्या आखिरी दिन की सेल्स होती हैं? पूरे साल की होती हैं। तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस, इन दो एरियाज में अक्रंस है। तो पहला सवाल है ना, मौजूद थी या नहीं थी, उस असर्शन का नाम क्या है? अक्रंस। सारी रिकॉर्ड हुई थी, कंप्लीटनेस, वही नाम है कंप्लीटनेस जो पीछे हमने देखा था। करेक्ट अमाउंट पे हुई थी, वहां आखिरी दिन की वैल्यूएशन, आखिरी दिन की एलोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल जिस वक्त हुई थी, सेल अगर जनवरी में हुई है तो मैंने दिसंबर में नहीं देखना उसकी क्या वर्थ बनती है, मैं देखूंगा जनवरी में कितने पे सेल हुई थी। यहां सिर्फ एक्यूरेसी देखी जाएगी। फिर वो हमसे रेलेवेंट है, यानी इनकम और एक्सपेंसेस हमारे हमेशा रेलेवेंट हमसे होते हैं, सिर्फ वहां रेलेवेंट नहीं होते जब वो हमारे टाइम पीरियड के नहीं होते। तो मेरी जो है वो 100 इनकम्स हैं, लेकिन उनमें से 20 ऐसी इनकम है जो ईयर एंड के बाद की हैं, 10 ऐसी इनकम है जो पिछले ईयर की हैं। तो पिछले ईयर की इनकम इस साल नहीं आएगी, अगले साल की इनकम इस साल नहीं आएगी, तो मुझे कट ऑफ लगाना है। मैं ये 12 महीने अपने आइडेंटिफाई करूंगा। एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन चल रही है ना, तो मैं लेजर में एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया। मैंने कहा ये दरमियान के 12 महीने मेरे हैं, ना इससे पीछे मेरा है ना इससे आगे मेरा है, तो इसको कट ऑफ कहते हैं जी। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनके बीच में कैंची लग के 12 महीने हमने उठाए हुए हैं जी। अब कट ऑफ क्या है? कट ऑफ का मतलब ये है कि हम इनकम्स और एक्सपेंसेस का जब ऑडिट करें, हम ध्यान ये रखें कि इसी साल के इनकम और एक्सपेंसेस होने चाहिए। साल के शुरू के करीब कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो पिछले साल की हैं, वो खामखा इस वक्त रिकॉर्ड हो रही होती हैं। एक बच्चा जून 30 को एडमिशन करा के गया दोपहर के वक्त, स्टाफ वाले मौजूद नहीं थे, एडमिशन हुआ, उसकी एंट्री जिस बंदे ने करनी थी वो अगले दिन आया और एंट्री करके उसको 1 जुलाई में डाल दिया, गलत। 30 जून पिछले साल की इनकम थी और 1 जुलाई अगला। तो ऑडिटर को अलर्ट रहना होगा कि साल के एंड और साल के शुरू के करीब जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें ऐसा ना हो कि चीज़ आगे पीछे गई हुई हो। तो कट ऑफ लगाना होगा, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा है, इससे पीछे हमारा नहीं है, इससे आगे हमारा नहीं है। तो जिसको हम यहाँ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कहते थे ना, एसेट इनकम, एसेट लायबिलिटी या इक्विटी हमारी तब होती है जब वो राइट्स या ऑब्लिगेशन उसका हमारा। इनकम या एक्सपेंस हमारे तब होते हैं जब वो हमारे साल के हों। अगर वो किसी और साल के हैं तो वो हमसे रेलेवेंट नहीं है। तो सवाल क्या था, क्या वो रेलेवेंट है हमसे? और देन क्लासिफिकेशन भी वही और प्रेजेंटेशन भी वही है। इसका मतलब है अगर मैं असर्शंस के नाम यहाँ पे लिखूंगा तो एग्जिस्टेंस की जगह मैंने लिखा अकरेंस, ये हम लिख रहे हैं उसमें क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस, अकाउंट बैलेंस यानी एसेट लायबिलिटी और इक्विटी। कंप्लीटनेस इधर भी वही है, क्लासिफिकेशन इधर भी वही है, प्रेजेंटेशन इधर भी वही है, और ये वाले में से सिर्फ एक्यूरेसी उठा के हमने यहां लिखना है। तो एक्यूरेसी भी कोई नई चीज नहीं है, तो एक अक्रंस नई चीज है और राइट्स एंड लायबिलिटीज यहां था और वहां हम कहेंगे कट ऑफ। ये सब करने के बाद हम भूल जाएंगे कि किताब ने कौन सी एरिया के क्या प्रोसीजर्स बताए हैं। किताब ने गूगल से कहीं से छापा मारा होगा, मैंने कहीं से छापा मारा होगा, किसी और ने कहीं और से छापा मारा होगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर ये वाले भाई और ये वाले भाई पेपर में दोनों अलग अलग लिख रहे हैं, दोनों के सही हो सकते हैं, क्योंकि वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर में उसके अल्फाज और आपकी याददाश्त से ज़्यादा ये देखना चाहते हैं कि क्या आपके लिखे हुए वो सारी चीज़ें उन 5 बातों को वेरीफाई कर रही हैं। तो एक लिखने वाले ने यूं 20 बातें लिख दी कि बिल्डिंग के करीब जाके देखेंगे, बिल्डिंग को दूर से देखेंगे, और ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। एग्जामिनर को लगेगा बस तुक्के ही मारी जा रहा है। और एक ने कहा होगा भाई बिल्डिंग में 5 बातें वेरीफाई करनी है। लिफ्ट वेरीफाई करने के ये 3 स्टेप है। रास्ता वेरीफाई करने के लिए मैं 2 काम करूंगा। पार्किंग वेरीफाई करने के लिए मैं उनसे पूछूंगा और मैं खुद जाके अपनी आंखों से देख लूंगा। पूछूंगा, इंक्वायरी एक प्रोसीजर है, आंखों से देखूंगा, ऑब्जर्वेशन है, ये एक प्रोसीजर है।
7 प्रोसीजर्स याद है? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन और फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। चैप्टर 4 हमें बताता है, हमारी इस रिवीजन क्लास में उसका तस्करा नहीं आ सका, तो 7 प्रोसीजर्स जो कि कॉमनली लगते हैं, तो ये 7 प्रोसीजर की मिक्सिंग लग रही होती है हर जगह। तो आपने 5 चीज़ें वेरीफाई करनी थी बिल्डिंग के केस में। तो अब एक तरीका ये है कि आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर पेपर में आए और आपने हर सब्सटैंटिव प्रोसीजर की 12, 15, 20 लाइनें याद की हुई हैं और पेपर में आए आप वो लाइनें लिख दें। दूसरा तरीका ये है कि जब पेपर में सवाल आए ना, इस एरिया के सब्सटैंटिव प्रोसीजर बताओ, आप सबसे पहले आके सोचें कि वो अकाउंट बैलेंस है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल वो अकाउंट बैलेंस है, आप ये सारी हेडिंग्स डालें, इन सब के नीचे 3-3 लाइंस छोड़ दें, फिर एक एक करके सोचते जाएं ये चीज़ वेरीफाई कैसे होगी, अपने दिमाग से सोचें। अगर उस एरिया की आपको अकाउंटिंग पता है ना, थोड़ा बहुत मोटा मोटा पता है, तो ये इस लेवल पे इतने सीनियर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी साइंस नहीं है ये सोचना। तो रादर देन किसी टीचर के नोट्स को याद करें, किसी किताब को याद करें, किसी उस तरह से याद करें, अपने खुद से बनाएं। मछलियाँ नहीं चाहिए, मछलियाँ पकड़ने का तरीका चाहिए। अब आप कहें सर ये इतनी वैरायटी है तो इस तरह से रंगबाजी कोई भी कर लेता है, तजर्बा करके देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट, अकाउंट बैलेंस है, ये क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, अकाउंट बैलेंस है। अब मैंने ये 5-6 सवाल वेरीफाई करने हैं, वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं, कैसे पता लगेगा? जाके फिजिकली आंखों से चेक कर लेंगे कि क्या वो मौजूद है या नहीं। और कोई तरीका? अगर क्या सारे एसेट्स हमेशा सामने होंगे या कुछ और लोकेशंस पे भी होंगे, लिकॉस्ट किसी और लोकेशन पे पड़े होंगे, उसको कैसे वेरीफाई करें? कंफर्मेशन, वहां खत लिख के पूछ लें या किसी और टीम मेंबर को वहां पे भेज दें। जिसने खत लिखा वो भी सही माना जाएगा, और जो कहेगा किसी और ऑडिट फर्म के अपने यार दोस्त को, अपनी किसी और उस लोकेशन की फर्म के लोगों से रिक्वेस्ट कर लें, वो जाके देख लें, दोनों चल जाएंगे। तो एग्जिस्टेंस टेंजेबल एसेट्स की, जो नॉन करंट एसेट्स हैं टेंजेबल, उनकी एग्जिस्टेंस या आंखों से देख के वेरीफाई हो जाएगी, या खत लिख के वेरीफाई हो जाएगी, या किसी टीम मेंबर के थ्रू वेरीफाई हो जाएगी। तो रट्टा मारने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कंप्लीटनेस, जितने भी एसेट्स इन्होंने लिए हैं वो सारे के सारे नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे। जब एसेट लेते हैं तो उसका कहीं रिकॉर्ड रखते हैं? कौन से डॉक्यूमेंट में? लेजर्स मेंटेन करते हैं, नॉन करंट एसेट के रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर देख लें, लेजर देख लें, उसको क्रॉस मैच कर लें जो ये बता रहे हैं उससे, ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि आप कुछ एसेट्स जिनको अपनी अपनी आंखों से देखा और आपको डाउट है कि पता नहीं अकाउंट्स में है या नहीं है, तो आप उसको चेक कर लें कि क्या वो अकाउंट्स में है या नहीं है। ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन होती है ना, इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आपके हाथ में एक लिस्ट आ जाती है कि ये एसेट्स की लिस्ट है, और आप उसमें से चीज़ देख के ढूंढते फिरते हैं कि ये चीज़ कहाँ लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑडिटर आए SBI में और वो ये देखना चाह रहा हो कि हमारे एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। एसेट्स तो बाद में देखेगा, पहले देखेगा एक लिस्ट जो उसको पकड़ाई जाएगी। हम कहेंगे जी हमारे पास जो है इतने मिलियन के एसेट्स पड़े हुए हैं, ये एक लिस्ट है। एक लिस्ट होगी जिसमें 250 एसेट रखे हुए होंगे। उसको डर ये लग रहा है कि ये एसेट्स जो लिखे हुए हैं पता नहीं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। वो क्या करेगा, उस लिस्ट में से कहेगा ये वाला AC मुझे दिखाएं, ये वाला जनरेटर मुझे दिखाएं, ये वाली खास कुर्सियां जो आपने इतने 100 लिखी हैं ये मुझे दिखाएं। हम आके उसे दिखाएंगे तो उसको तसल्ली हो जाएगी जो कागज़ पे लिखा था वो मौजूद है। फिजिकल वेरिफिकेशन की ये वाली किस्म कहलाती है लिस्ट टू फ्लोर। लिस्ट टू फ्लोर, लिस्ट टू फ्लोर। अगर मैंने इसका स्पेलिंग सही लिख दिया तो, एक आटे वाला फ्लोर और एक ये वाला फ्लोर जो है ना, लिस्ट टू फ्लोर। लिस्ट से फ्लोर पे आके देखें, एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगी। मेरे पास एक लिस्ट है 100 बच्चों की, और मुझे ये देखना है कि क्या ये 100 बच्चे सामने एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो मैं सैंपल पे कहूँगा रोल नंबर 7, हाँ भाई मिस्टर फलाना, क्या आप मौजूद हैं? मौजूद है, मुझे तसल्ली हो गई। फिर एक दूसरा रिस्क, क्या सारी चीज़ें कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई हैं? हमने ऑडिटर को बताया कि जी इस लिस्ट में जो है वो आपको बिल्डिंग में मिलेगा। उन्होंने कहा उसके अलावा तो कुछ नहीं है। हमने कहा नहीं और। उन्होंने कहा सारे एसेट लिख लिए। हमने कहा लिख लिए। चलते 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 कहेगा ये घड़ी कहाँ लिखी हुई है, ये स्मार्ट बोर्ड कहाँ लिखा हुआ है,
रूम नंबर फलाना में लगा हुआ वो वाला एसी कहाँ लिखा हुआ है। ये जो हरकत है ये फ्लोर टू लिस्ट है। तो इसका मतलब है कि बोले आप फिजिकल वेरिफिकेशन, लेकिन लिस्ट टू फ्लोर बोले एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगी, और फ्लोर टू लिस्ट बोले कंप्लीटनेस में। ये डाउट है ना कि चीज होगी असल में लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की होगी। तो आप जाके चीज को देखें। अगर मुझे डर ये लग रहा है कि मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें बच्चे लिखे हुए हैं और सामने कुछ बच्चे हैं, मुझे डर ये लग रहा है कि सामने के कुछ बच्चे मिस तो नहीं है इस लिस्ट में, तो लिस्ट से देख के बच्चों तक पहुंचूंगा तो वो बच्चा नहीं मिलेगा जो इजाफी बैठा है, लिस्ट वाले मिल जाएंगे सारे। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं रैंडमली बच्चों में से एक बच्चा चूज करूं और दूसरा बच्चा और कहूं हाँ भाई आपका रोल नंबर क्या, और फिर उसको लिस्ट में ट्रैक करूं। तो अब फिजिकल वेरिफिकेशन जिस जिस एरिया में रेलेवेंट है वहां आपको एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस दोनों का एक प्रोसीजर पता लग गया। क्या ये बात समझ आ रही है? तो कंप्लीटनेस के लिए कॉमनली हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड्स को आपस में क्रॉस मैच करते हैं। आपने जो रसीदें देखी थी उनको देख लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरे साल में अप्रूवल दिया था कि इतने एसेट खरीदे जाएं उसको देख लें, रजिस्टर्स को देख लें, रिकॉर्ड्स को देख लें और असल में एसेट्स को देख लें, आपस में क्रॉस मैच कर लें, कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगी। फिर अगला सवाल आपका फेवरेट सवाल, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। यहां इसकी अकाउंटिंग वेरीफाई होती है। अकाउंटिंग, किसी भी एरिया की अकाउंटिंग यहां आएगी। अगर आपको एक एरिया की अकाउंटिंग आती है तो इस वाले प्रोसीजर के अंदर आप 7, 8, 10, 11 लाइनें तो इसी में लिख सकते हैं। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, पीछे सवाल क्या था, क्या वो सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है, क्या उसकी एक्यूरेसी, उसकी वैल्यू, उसकी एलोकेशन सही है। तो इसमें नॉन करंट एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस अमाउंट पे आने चाहिए, कोई पॉलिसी है इसकी? कॉस्ट पे दिखाते होंगे हम हमेशा, किस पे दिखाते होंगे? क्या हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखाएंगे? दो पॉलिसियां हो सकती हैं, वैल्यूएशन पे भी आ सकता है, कॉस्ट मॉडल पे भी आ सकता है। तो अब यहां से कहानी शुरू हो गई। अगर कॉस्ट मॉडल है तो कुछ चीजें देखनी होंगी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट, साल की एडिशन, साल के डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस होगा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर द ईयर होगी, डिस्पोजल्स माइनस हो रहे होंगे, क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसका मतलब ये है कि आप नॉन करंट एसेट स्केजुअल की बातें करना शुरू कर दें, हम उनसे स्केजुअल लेंगे, स्केजुअल की एक्यूरेसी चेक करेंगे, स्केजुअल के लेजर ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करेंगे, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल इज इक्वल टू क्लोजिंग, इसको रिकैलकुलेट करके देखेंगे, जितनी भी उसमें मैथ है उसको देखेंगे, बुक वैल्यू इज इक्वल टू क्लोजिंग ऑफ कॉस्ट माइनस क्लोजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, वहां से हमारे पास निकलेगा। तो बीच में अब लाइन आइटम रहेगा एडिशन और डिस्पोजल्स और इनकी डेप्रिसिएशन। एडिशंस कैसे वेरीफाई करेंगे? ठीक है, जो एडिशंस है उनकी रसीदें देख लेंगे, उसमें उसकी अमाउंट पता लग जाएगी, फिर उसकी पेमेंट पैसों में हुई होगी, मीटिंग के मिनट्स में लिखा होगा कि हम इतने लाख के एसेट्स का अप्रूवल दे रहे हैं, उसकी रसीदों से पता लग जाएगा, उनकी अमाउंट से पता लग जाएगा, कहीं ना कहीं जो है वो अकाउंटिंग उसकी पता लग जाएगी। डिस्पोजल्स कैसे चेक करेंगे सही अमाउंट पे हैं? डिस्पोजल हर वक्त होते रहते होंगे इदारे में, हर वक्त ये चीज़ें बेचते रहते होंगे? नहीं, साल भर में कोई एक या दो दफ़ा बड़ी एक्टिविटी हुई होगी, उसमें एक दफ़ा आपने सारे एसेट्स इकट्ठे करके उनकी बोली करवाई होगी या उसे बेचा होगा, उस दिन के सारे रिकॉर्ड बने होंगे, डायरेक्टर्स ने उसे साइन किया होगा। आपको याद है कंपनी लॉ कहता है लाख रुपए से ऊपर का तो डिस्पोजल डायरेक्टर की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो डिस्पोजल एडिशन की तरह नहीं है जो कभी भी हो जाए, डिस्पोजल साल में एक या दो दफ़ा होता है और आप उसकी पूरे रिकॉर्ड्स कीप करके रखते हैं और उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक आप चीज़ों को बना रहे होते हैं। तो हम डिस्पोजल की अकाउंटिंग देखें, डिस्पोजल में क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्पोजल में जो जो एसेट्स माइनस हुए क्या उनकी डेप्रिसिएशंस भी माइनस हुई, वो देख सकते हैं। अगर दूसरा मॉडल रिवैल्यूएशन वाला, तो रिवैल्यूएशन में क्या सवाल पूछने की ज़रूरत है? क्या इस वक्त रिवैल्यूएशन ज़रूरी थी? अब अगर आपको पता है कि स्टैंडर्ड ने कहा है कि ये चंद शर्तें हैं जिस पर रिवैल्यूएशन होनी चाहिए, तो लिख दें, हम वेरीफाई करेंगे ये शर्तें मौजूद थी या नहीं थी। फिर रिवैल्यूएशन जो की है तो उन अमाउंट्स को, वो अमाउंट अब उन्होंने बिल्डिंग उठा के बहुत महंगी कर दी है, मुझे पता ही नहीं बिल्डिंग कैसे वेरीफाई होती है, क्या करूँ? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ले आऊँ, उसको देखूँ, फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बातें करना शुरू कर दें। मतलब इतना मसाला है आपके पास इस एरिया में कि 10-12 लाइनें तो बड़े आराम से है।
बाहर निकलते हैं। राइट्स एंड लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट हमारा है, वो बिल्ड जो ज़मीन है वो हमारी है, कैसे पता लगेगा? लीगल डॉक्यूमेंट, उसकी फ़र्द वगैरह होगी। गाड़ी हमारी है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब आप ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स और इस तरह की चीज़ें देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये हमारे राइट्स हैं या नहीं। क्लासिफिकेशन, नॉन करंट एसेट सही जगह क्लासिफाई होने चाहिए, कैसे देखूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठा के देखें और ये देखें कि क्या हमारे नॉन करंट एसेट किस जगह पे दिखाए हैं, क्या उसको सही खाने में एलोकेट किया है, कहीं नॉन करंट एसेट्स में से कुछ चीज़ें उठा के किसी और जगह तो नहीं क्लासिफाई कर दी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में उनसे कहेंगे कि जी लिख के दे दें, आपने सारी चीज़ें वो पूरी की हैं, वो तो लिख के भी हमें दे देंगे, फिर भी हम एहतियात मजीद करेंगे कि एक दफ़ा फाइनेंशियल में उसकी प्रेजेंटेशन देख लें। बड़ी मज़े की बात है, इन्होंने कहा कि अगर कोई ख़ास ऐसा वो एरिया है जिसमें हमें समझ आ रहा है कि ये इतने अरसे बाद उसको बेचने वाले हैं, इतने अरसे बाद, तो इसका मतलब है कि जब उनकी इंटेंशन नहीं है तो वो नॉन करंट की डेफिनेशन से निकल जानी चाहिए। तो कुछ एरियाज़ में ऐसा नज़र आएगा, जैसे इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे उनके इरादे चेंज होने से क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी। प्रेजेंटेशन कैसे वेरीफाई करेंगे? चेक करेंगे कि IFRS के मुताबिक है या नहीं है, क्या स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। ये सबसे होम्योपैथिक जवाब है, आसान जवाब। थोड़ा सा मज़ीद पढ़ा लिखा जवाब ये है कि IAS 16 के मुताबिक देखेंगे, और मज़ीद पे पढ़ा लिखा जवाब ये है कि IAS 16 ने जो 4 डिस्क्लोजर कही हैं चेक करेंगे कि ये 4 तरह के डिस्क्लोजर हैं या नहीं। ये डिपेंड करता है पेपर में आप मार्फत के किस लेवल पे बैठे हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड भी पता और स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर भी याद आ रहा है तो लिख दें कि ये डिस्क्लोजर चेक करेंगे। ये नहीं याद आ रहा कि डिस्क्लोजर कौन से थे, लेकिन स्टैंडर्ड का नाम याद आ रहा है तो आप कहें हम IAS 16 के डिस्क्लोजर चेक करेंगे। कुछ याद नहीं आ रहा तो एक बेज़रर सा जुमला लिख दें, हम चेक करेंगे कि क्या IFRS की कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई। ठीक है, क्या IFRS को सही से फॉलो किया या नहीं किया। तो ये अलग अलग लेवल के आपके पास जवाब है, आप प्रेजेंटेशन में डाल देंगे। पेपर में बहुत कंफ्यूज हो जाए, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन एक हेडिंग दे दें और उसके अंदर ये वाली बातें लिख दें। जी कुछ नहीं तो ये 5 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं। वाज प्रेजेंट 5 सवालों के जवाब चाहिए। असल में ये 5 सवाल पेपर में नहीं लिखने, मैं आपको बता ही रहा था कि किसी भी एरिया को वेरीफाई करने के पीछे हमारा थीम क्या है। थीम 5 चीज़ें, क्या वो चीज़ थी भी, क्या वो चीज़ सारी रिकॉर्ड हुई, क्या उसकी अमाउंट ठीक थी, क्या उसका हमसे ताल्लुक़ था, और क्या उसको सही से दिखाया गया है फाइनेंशियल्स में। ये 5 में से एक भी चीज़ ख़राब है ना, फाइनेंशियल में मटेरियल में स्टेटमेंट है। तो जब भी कोई एरिया देखना है, उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने हैं, तो बेसिकली इन 5 सवालों के गिर्द रिवॉल्व करेगी कहानी। फिर हमने उन 5 सवालों को ट्रांसलेट कर दिया कुछ खास असर्शंस में। IAS 16 चूंकि आपने पढ़ा हुआ है और चूंकि नॉन करंट एसेट्स आपको बहुत पसंद है तो उसकी प्रोसीजर बनाना आपके लिए ज़रा ज़्यादा आसान थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपने स्टैंडर्ड ना पढ़ा हुआ हो। बाहर हमारा जनरेटर है, जनरेटर पे हमारा डीजल के खर्चे होते हैं, ठीक है, किताब में कहीं नहीं दिया हुआ डीजल के खर्चे वेरीफाई करने का। अब पेपर में ICAP पूछना चाहे तो पूछ सकता है, और आप वो 40 एरियाज रट्टा मारने के बाद भी पेपर में परेशान होंगे कि 41वां एरिया आ गया। तो मछली पकड़ने का तरीका हाथ में, कुछ भी कर सकते हैं। डीजल के एक्सपेंसेस, जनरेटर के एक्सपेंसेस का मतलब है जनरेटर को जो डीजल हमने प्रोवाइड किया उसके एक्सपेंसेस। एक्सपेंस अकाउंट बैलेंस होता है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। पहला सवाल अकरेंस, क्या ये खर्चे हुए थे? रसीद, हमने डीजल ख़रीदा होगा, कोई कंपनी होगी, उसके साथ कोई एग्रीमेंट होगा, उनके साथ साल का कोई मामला तय हुआ होगा, तो वहाँ पे लिखा होगा कि हम साल में आपसे इतना डीजल ख़रीदेंगे, या अगर बिजलियाँ गई होंगी तो ख़रीदे होंगे डीजल, या डीजल तब ख़रीदा होगा जब एक जनरेटर एग्जिस्ट करता होगा। जनरेटर ही नहीं और हम डीजल खरीद के बिल्डिंग में भरी जा रहे हैं, तो लॉजिकली वो नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि अब आप अकरेंस की क्या प्रोसीजर बताएंगे? रसीदें देख लें और अप्रूवल्स देख लें, कॉन्ट्रैक्ट्स देख लें, ये वेरीफाई कर लें कि क्या एक ऐसा जनरेटर है जिसकी ये कैपेसिटी है जिसके मुताबिक। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर भी लग सकते हैं, वो मैथमेटिकल है, वो भी हम इसमें नहीं देख रहे, वो हम अलग से देख रहे होंगे कि आप मैथमेटिकली अंदाज़ा लगाएं कि अच्छा जी औसतन अगर एक दिन में 5 घंटे बिजली जाती है
औसतन अगर ये 1 घंटे में 21 लीटर का डीजल जलाता है, औसतन अगर ये बिल्डिंग जो है साल में फॉर एग्जांपल 311 दिन इस्तेमाल हुई है, तो 311 दिन मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 21 लीटर मल्टीप्लाई बाय उसके अलग अलग रेट, कभी सस्ता था कभी महंगा था, आपने एक रफ सा एवरेज रेट लगा के रफली अंदाज़ा लगा लिया कि क्या आपकी अमाउंट और इनकी अमाउंट करीब करीब आ रही है। ये एनालिटिकल प्रोसीजर है, थोड़ा सा उस पर जाएंगे तो मैं आपको दोबारा याद कराऊंगा। तो अक्रस सोचते गए और प्रोसीजर लिखते गए। कंप्लीटनेस, जितना डीजल इस्तेमाल हुआ है सारा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। अपनी गाड़ी जी कुछ सब्सिडी लेजर कुछ रिकॉर्ड होंगे जिसमें उसमें जितना डीजल डल रहा है साथ साथ उसकी कोई मेंटेनेंस कोई बंदा होगा जिससे जवाब तलबी होती होगी। देखिए ना, इदारे में अपने लोगों से भी तो फ्रॉड हो जाता है, तो अपने लोगों ने एक रजिस्टर मेंटेन किया होगा, उसको साथ साथ देखते होंगे कि क्या उसमें डेली का जितना लीटर कंज्यूम हो रहा है वो लिखा जा रहा है या नहीं। तो अगेन रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल कर लें। कंप्लीटनेस का सबसे आसान हल, एक ही चीज़ ना एंटिटी में 3-4 जगह रिकॉर्ड होती है। परचेजेस के वक्त अलग रिकॉर्ड हुई होगी, जब डला होगा अलग रिकॉर्ड हुआ होगा, जब दोबारा मांगा गया होगा तो अलग एक रिकॉर्डिंग हुई होगी कि भाई वो 200 लीटर तो खत्म हो गया, मजीद चाहिए। तो रिकॉर्ड्स को आपस में क्रॉस मैच कर लेंगे, कंप्लीटनेस पता लग जाएगी। एक्यूरेसी, क्या डीजल करेक्ट अमाउंट्स पे डीजल का खर्चा रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। सैंपल पे मैं कहता हूँ 100 ट्रांजैक्शन निकाल लें साल के अलग अलग महीनों की। अब इनको कैसे वेरीफाई करें, उनकी रिकैलकुलेशन करें, क्वांटिटीज़ देखें, क्वांटिटीज़ को डॉक्यूमेंट से मैच करें। अमाउंट्स का कैसे पता लगेगा पेट्रोल की, इंटरनेट पे ये तो एक ऐसा डाटा है जो बड़े आराम से मिल सकता है। इंटरनेट से देख लें, मुख्तलिफ मार्केट में आवाज़ लगा के देख लें, बहुत सारे चार्ट्स ग्राफ ऐसे अवेलेबल होते हैं। गूगल पे आप इवन सर्च कर सकते हैं कि किस महीने में क्या क्या प्राइसेस चल रही थी, बहुत सारे तरीके। कट ऑफ, ये मुश्किल चीज़ आ गई। साल के आखिरी दिन के आसपास ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, अगर कुछ डीजल आया और इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो इस साल में नहीं आना चाहिए। साल के स्टार्ट में देख लेंगे जो डीजल इस्तेमाल हुआ वो ख़रीदा कब गया था। आसान तरीका बताऊं, आप कहें हम रिव्यू कर लेंगे लेजर को साल के आखिरी दिनों के आसपास और साल के शुरू के दिनों के आसपास। हम इंश्योर करेंगे कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, और इसका एक आसान हल होता है, आप कहते हैं हम कट ऑफ टेस्टिंग करेंगे। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में ना कट ऑफ टेस्टिंग एक बड़ा मशहूर वर्ड है, मैं थोड़ी देर तक कट ऑफ टेस्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा। कट ऑफ टेस्टिंग एक खास किस्म का प्रोसीजर है। या चले, हम जब बात चली पड़ी है तो सुन लें। जब ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट करने जाता है ना एन ईयर एंड वाले दिन, जब इन्वेंट्री काउंटिंग में उसको मौजूद होना होता है, तो उस दिन ऑडिटर वहां पे पहुंच के उनसे कहता है कि मुझे आज के सारे आखिरी डॉक्यूमेंट्स ला दो। ऑडिटर तो बैठा हुआ है वहाँ, 30 जून की शाम 5 बजे ऑडिटर वहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपनी इन्वेंट्री काउंटिंग से फारिग हो गया, अब बैठा है। उसने कहा मुझे आज के सारे आखिरी डॉक्यूमेंट्स ला दो, आज की आखिरी परचेज ला दो, वो आएगी रसीद, उस पर साइन कर देगा। आज की आखिरी सेल ला दो, साइन कर देगा। आज का आखिरी गुड आउटवर्ड ले आओ, साइन कर देगा। आज का आखिरी गुड इनवर्ड ले आओ, साइन कर देगा। फैक्ट्री से बाहर निकलने वाला गुड डिस्पैच नोट वो मेरे से साइन करवा लो। फैक्ट्री में आने वाला गुड रिसीव नोट साइन करवा लो। आज के दिन की आखिरी कैश किसको दिया, साइन करवा लो। आज के दिन आखिरी चेक कौन सा आया उसकी कॉपी मेरे से साइन करवा लो। आज के दिन आखिरी डीजल जो डला वो कितना डला, कौन सा डला और कितना बच गया, मेरे से साइन करवा लो। यानी उस दिन के सारे आखिरी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दे और चला जाए। जब बाद में टीम का कोई बंदा उस एरिया पे काम कर रहा होगा, वो क्लाइंट से आके कहेगा कि वो कट ऑफ वाले डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाएं जिस पे हमारा भाई साइन करके गया था। अब वो भी बड़े चला के बदल सकते हैं, तो जो साइन जिसने की है उसने उस वक्त फोटोकॉपियाँ भी करा ली थी। अब टीम मेंबर आए, उन्होंने फोटोकॉपियाँ देखी, असल डॉक्यूमेंट देखे, साइन मैच हुए, उन्होंने कहा जरा लेजर दिखाएं। लेजर में ये आखिरी रसीद होनी चाहिए जो डली हुई है, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद का रसीद नंबर अगले साल में डलना चाहिए। जैसे हम 30 जून को यहाँ पे कहें हाँ भाई आज आखिरी स्टूडेंट जो एडमिट हुआ, उन्होंने कहा जी फॉर्म नंबर 3411 आज आखिरी स्टूडेंट एंटर हुआ है, ख़त्म हो गया। अब लेजर में जब हम साल के एंड पे ऑडिट कर रहे हो तो लेजर में 3000 फलाना 100 फलाना जो भी था उससे ऊपर का नंबर नज़र नहीं आना चाहिए हमारे ईयर में। बात समझ रहे? तो अगर कभी भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन नज़र आए और आपके पास कुछ लिखने को ना हो तो कट ऑफ में लिखना शुरू कर दें बहुत कुछ। कि हम कट ऑफ टेस्टिंग करेंगे, हम आखिरी दिन के सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के देखेंगे, उनको एक्चुअल से मैच करेंगे और देखेंगे, लेजर को स्कैन करके देखेंगे कि उसमें पिछले साल या अगले साल की एंट्री तो नहीं।
यह पढ़ा लिखा जवाब। और होम्योपैथिक सादा सा जवाब क्या है? हम कट ऑफ टेस्टिंग करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी 12-13 लाइनें लिख दी हैं तो बस ठीक है, मत टाइम वेस्ट करें, आपके यहाँ कट ऑफ टेस्टिंग कर लेंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कह देंगे हम लेजर को साल के एंड और साल के स्टार्ट के दिनों के आसपास देखेंगे फॉर एनी अनयूजुअल आइटम ऑफ अदर ईयर। अदर ईयर, किसी और ईयर की कोई अनयूजुअल आइटम हमारे पास इस वक्त तो नहीं आ रही। कट ऑफ समझ आया? क्लासिफिकेशन, जनरेटर के एक्सपेंसेस जो है वो टीचर कॉस्ट में नजर आने चाहिए। टीचर क्लास ना ले रहा होता तो ये जनरेटर ना चलता। नहीं, कहाँ आना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आना चाहिए। अगर ये एक फैक्ट्री होती तो फिर आप फिर से कंफ्यूज हो जाता है। आप कहते हैं कि जी वो फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल हुआ या एडमिन के लिए इस्तेमाल हुआ। फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल में फेंकें। तो क्लासिफिकेशन बड़े इंपॉर्टेंट है एक्सपेंसेस में, क्योंकि एक एक्सपेंस किसी तरह से मेन एक्सपेंस भी बन सकता है और किसी जगह पे वो एडमिन, यानी एक एक्सपेंस एडमिन हो सकता है, सेलिंग हो सकता है, किसी भी किस्म का ये फैक्ट्री एक्सपेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी अगेन अब वही बात है कि कॉलेज किस किस्म की चीज़ वो कर रहा है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जो मेन एलिमेंट है उसमें वो जनरेटर भी है। सर्विस सेक्टर में जो है वो ट्रेडिंग की तरह काम चलता है। सर्विस में वो नहीं होती, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता। सर्विस इज लाइक ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग में आप एक कुर्सी खरीद के बेचते हैं, कॉलेज का एक हमने टीचर इतने का खरीदा और इतने का बेचा। जनरली कॉलेज के, हाँ कॉलेज ये कहेंगे कि इतना इनकम हमें बच्चों से आई माइनस इतना हमने टीचर्स को पे किया और जो लॉस था उसमें फर्दर जो है फर्दर हमें इतना और लॉस हुआ या इस तरह से करके और एंड पे हम इतने ज़्यादा लॉस पे आ गए। अब तो कॉलेजेस तो मतलब समाज सेवा कर रहे हैं। जी आपके जहन में पता नहीं क्या क्या वो आते हैं कि वो जनाब करोड़ों रुपए और ये वो, तो खैर ज़रा वैसे ही अंदाज़ा लगाइएगा। ये जो मैंने अभी जनरेटर की कैलकुलेशन दी है ना, कैलकुलेटर तो होगा किसी भाई के पास। साल में 300 दिन तो चलेगा ना कॉलेज में जनरेटर, एवरेज 5 घंटे तो चलेगा ना। करें ज़रा 300 को जो है वो आप 5 घंटों से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 21 लीटर से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको इस वक्त का जो रेट और पता नहीं आगे 400 450 कहाँ तक जाता है तो लेके आए, फिर उसे 350 के एवरेज रेट पे। मैं भी तो अंदाज़ा लगाऊँ मेरा साल का खर्चा कितना है। 1 करोड़ 10 लाख साल का। नहीं निकालती हमसे पूछे ना। नहीं असल में ये डिपेंड करता है कि क्लास कितनी बड़ी है और फिर डिपेंड करता है कि उसमें टीचर की क्या कॉस्ट है। ये सिर्फ जनरेटर है, ये 5 घंटे 24 घंटे में से कॉस्ट है, बाकी टाइम बिजली भी तो चलेगी। जी सोलर पैनल, इतना बड़ा सोलर पैनल कहाँ से लेके आए? 10 kVA का सोलर पैनल हमारे 2.5 AC चलाएगा मर के, और वो 15 लाख का है अगर बहुत सस्ते में लेके आए। तो इतने पैनल के लिए जगह कितनी चाहिए, कितना स्ट्रक्चर, यानी कि अगर इस बिल्डिंग में इस वक्त जो AC अभी इंस्टॉल होने वाले हैं वो मिला के 27 से ऊपर AC हैं, और अभी शायद कुछ और ACs वगैरह भी, मतलब इस कमरे में एक और AC लगना है, वो सारे वो करके तो शायद 35 AC इसमें चल रहे हो। तो 35 AC का मतलब है कि हमें 200 kVA के सोलर पैनल लगाने होंगे। 200 kVA के सोलर पैनल का मतलब है कि 6 करोड़ रुपए से ऊपर लगेगा, और उसके बाद वो इतना सिस्टम एक साथ चलने के लिए जितनी बैटरियां और वो सारा चाहिए तो तकरीबन कोई 12-13 करोड़ की गेम है। पीछे वाली लेन में एक कनाल का घर जो है वो 8.5 करोड़ में मिल जाता है। तो बंदा वो घर ना ले ले एक कनाल का घर लेके उसमें नहीं सारी वैरायटियां कर ले, उसको अपने हिसाब से तोड़ फोड़ ले। पढ़ने वाले कमरे तो थोड़े से ही चाहिए, वो एक कनाल में पूरे हो जाएंगे, बाकी तो शशका मशका है। क्लासें शुरू होती हैं अब शेरशाह में भी, आपको पता है क्लासें 2 कमरों में पूरा कॉलेज फारिग। बहुत हो गया तो एक कमरा चलो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपने रख लिया, तो 3 कमरे जो है उनको मतलब आप मिला के देखें तो वो तकरीबन कुछ 14 मरले की जगह है जो इस्तेमाल हो रही है। तो खैर अगेन वापस इधर आते हैं, हम खर्चे का वो कर रहे थे। क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे? क्लासिफाई करेंगे उसको एडमिन के अंदर, और क्या चीज़ प्रेजेंटेशन कैसे? अब वही बात है कि प्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे। इसकी प्रेजेंटेशन कहाँ होनी चाहिए?
पहले तो क्लासिफिकेशन है एडमिन में नजर आना चाहिए। एडमिन में कहाँ, फेस पे नजर आए क्या? फाइनेंशियल में क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन जहां आपका स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम लिखा हुआ है वहां ले सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस जनरेटर एक्सपेंसेस, नहीं, लेस एडमिन। तो प्रेजेंटेशन ये है कि एक एडमिन एक्सपेंस होगा और एडमिन एक्सपेंस के पीछे एक नोट होगा और उस नोट में जो कैटेगरीज होंगी उनमें से एक कैटेगरी होगी जनरेटर का खर्चा। और फिर हम ये इंश्योर करेंगे कि क्या ये खर्चा उन मेन खर्चों में है कि इसको एक अलग लाइन आइटम मिले या इसको अदर्स में फेंक दें। अब जब कंफ्यूज हो गए कि क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन को अलग अलग कर सकें या नहीं, तो आप हेडिंग दे दें क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन और वो सारी बातें उसमें लिख दें। क्लियर? कोई भी एरिया हो, अब जनरेटर एक्सपेंस का एरिया था ही नहीं आपकी किताब में, किसी भी किस्म का बहुत ही अजीब सा एरिया भी आप ले आए सब कवर हो जाता है। अजीब सा एरिया, कोई ऐसा अननोन सा एरिया आप में से किसी की तरफ से, एरिया फाइनेंशियल्स का, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी का हिस्सा आ गया। ले जिन्होंने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर्स है हमारी इक्विटी में, हमने उसको वेरीफाई करना है। अकाउंट बैलेंस है, एग्जिस्ट करते थे या नहीं? शेयर सर्टिफिकेट्स होंगे कुछ, कंपनी का प्रेफरेंस कैपिटल एग्जिस्ट करता था या नहीं? क्या ये बात पूछने के लिए हमें किसी से पूछना पड़ेगा? अगर एक कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसने एक नई कैटेगरी बनाई होगी, 100 तरह की अप्रूवल ली होगी, रजिस्ट्रार के पास चीज़ें फाइल की होंगी, उसके मेमोरेंडम में नई कैटेगरी आ गई होगी, तो मेमोरेंडम देख लें, अप्रूवल्स देख लें, मीटिंग के मिनट्स देख लें, कंपनी की ओवरऑल प्रेजेंटेशन देख लें, SECP को की रिपोर्टिंग देख लें कि क्या वो प्रेफरेंस शेयर्स एग्जिस्ट करते थे या नहीं। फिर भी डर लग रहा हो ना, 8-10 शेयर होल्डर्स को ख़त लिख दें कि हाँ भाई आपके पास क्या इनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़ा है। ठीक है, तो भाई ने एक बड़ा यूनिक सा एरिया बताया, लेकिन हर एरिया चल जाएगा। कंप्लीटनेस, जितना प्रेफरेंस कैपिटल इन्होंने इशू किया है सारा रिकॉर्ड हुआ है। कैसे पता लगेगा कि इन्होंने कितना इशू किया होगा? शेयर्स तो किसी भी दिन चुपके से इशू हो जाते होंगे, प्रोस्पेक्टस आया होगा, उसमें एक प्लान आया होगा, उसमें कहा होगा कि हम इतने करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, फिर वो जब इशू हुआ होगा तो उसके पीछे एक पूरी रिपोर्ट बनी होगी, रजिस्ट्रार को गई होगी, कंपनी के रिकॉर्ड में आई होगी। यानी कि शेयर तो इशुएंस ऐसा है कि ये चोरी छुपे की बात ही नहीं है। तो अगेन प्रोस्पेक्टस को देख लेंगे, अलॉटमेंट को देख लेंगे, हर साल रिटर्न जो फाइल की जाती है रजिस्ट्रार के पास उसको देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स को मैच कर लेंगे। कंप्लीटनेस का टोटका यही है, डॉक्यूमेंट्स को आपस में रिकंसाइल कर लें, आपको पता लग जाएगा कोई गड़बड़ तो नहीं। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, प्रेफरेंस कैपिटल को सही से वैल्यू किया है या नहीं किया, अब ये हमें पता होना चाहिए। जब ये एरिया आता है ना तो ऑडिट फारिग हो जाता है और अकाउंटिंग जिंदा हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस कैपिटल को वैल्यू कैसे करते हैं। क्या प्रेफरेंस कैपिटल को मार्केट वैल्यू पे लिखते हैं? नहीं, इसको फेस वैल्यू पे लिखते हैं। तो फिर फेस वैल्यू कैसे वेरीफाई होगी? कंपनी के मेमोरेंडम में भी लिखी होगी, कंपनी के फाइनेंशियल पिछले फाइनेंशियल्स में भी लिखी होगी, कैटेगरीज में भी लिखी होगी, और जो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होंगे उन पे भी लिखी होगी। एहतियातन वो जो खत भेजा था उन्हीं से पूछ लें आपका फेस वैल्यू कितनी है कैपिटल की। तो फेस वैल्यू पकड़ें और नंबर ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दें। उसकी उन्होंने कोई वर्किंग बनाई होगी, आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पकड़ के उसकी रिकैलकुलेशन चेक कर लेनी है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, बेसिकली राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये इक्विटी है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है। क्या हमारी ऑब्लिगेशन है? ये कैसे पता लगेगा कि हमने कुछ लोगों का पैसा रखा हुआ है अपने पास? चेक करेंगे उनके पैसे हमारे पास आए या नहीं आए, चेक करेंगे उनके साथ हमारा कोई अरेंजमेंट हुआ है या नहीं, चेक करेंगे कि क्या हम लोगों ने ये कहा है कि ये प्रेफरेंस कैपिटल काबिल वापसी है। इसमें भी तो 2 कैटेगरीज हैं, काबिल वापसी है तो कुछ और ट्रीटमेंट होगा, काबिल वापसी नहीं है कुछ और ट्रीटमेंट होगा। क्लासिफिकेशन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को करंट एसेट्स के अंदर दिखा देते हैं, नहीं, इसको इनकम में मर्ज करके दिखाते हैं, नहीं, इसको इक्विटी के अंदर दिखाते हैं। फिर अगेन 2 तरह के मसले हैं, रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम इसको इक्विटी के अंदर करके दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन, आपको पता है कि कैपिटल जितने भी तरह के होते हैं, चेंजेस इन इक्विटी में इनका एक ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर प्लस माइनस जो हुए वो आते हैं, और क्लोजिंग आता है। तो अगर आपको ये अकाउंटिंग वाली बातें पता है तो आप कह देंगे हम इसे इस तरह से वेरीफाई करेंगे। तो कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इन चंद सवालों के जवाब ढूंढने हैं, जवाब मिल गए, गेम आसान है।
बात समझ आ रही है? कोई टेढ़ा एरिया, कंटिंजेंट एसेट्स, उसके लिए अब आपको उसकी अकाउंटिंग भी पता होनी चाहिए। कंटिंजेंट एसेट जो है वो क्या होता है? एक ऐसा एसेट जो हमारा बन सकता है। कोई एग्जांपल जी? कोई एग्जांपल? भाई ने एरिया दिया, भाई से एग्जांपल पूछते हैं जी। सर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस का, कोई कोर्ट में केस चल रहा है और इंश्योरेंस का, और उससे शायद इंश्योरेंस हमें मिल जाए, अवार्ड हो जाए और हमें बहुत सारा पैसा आ जाए। इन्होंने कहा एक कंटिंजेंट एसेट है, किधर आएगा? अकाउंट बैलेंस। क्या ऐसी कोई कंटिंजेंसी एग्जिस्ट करती है? क्या ऐसा कोई कंटिंजेंट एसेट एग्जिस्ट करते? लॉयर से पूछ लेंगे, लीगल एडवाइस देख लेंगे, कोर्ट की अगर कार्रवाई के कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ उसको देख लेंगे, मिनट्स में हो सकता है डिस्कस हुआ। फिर हम वो एग्रीमेंट ही क्यों ना पढ़ लें जिसके तहत हम मानते हैं कि हमारा वो एसेट बन सकता है जी? इंश्योरेंस हुई होगी उसकी, फिर इंश्योरेंस का कागज होगा। अब वही बात है, आपने लॉजिक सोचते जाना है। कंप्लीटनेस, सारे ऐसे कंटिंजेंट एसेट्स रिकॉर्ड हो गए हैं। कंटिंजेंट एसेट आते कहाँ से हैं? इसी तरह की लिटिगेशन और इस तरह के मामले से। सारे लीगल केसेस देख लें, लॉयर को खत लिख के उससे पूछ लें, अपने पास हमारे जितनी भी तरह की कमिटमेंट्स हैं और इस तरह के जितने भी मामलात हैं जिसमें देयर आर चांसेस कि कुछ इन्फ्लो होगा, उसकी एक वर्किंग बनी होगी, उसे देख लें। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, कितनी अमाउंट पे उसको मैयर करें। अब ये बड़े ध्यान से मुझे बताना है, कंटिंजेंट एसेट है, लॉयर से एक एस्टीमेट ले लें कि कितनी अमाउंट आपको लग रही है कि इस पे हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। वो एक बेस्ट एस्टीमेट बताएगा कितने % आपका क्लेम, और ऐसे करके आपको नहीं समझ आ रहा, अपना लीगल एडवाइजर ले आए एक्सपर्ट, उसको दिखा देंगे क्या तुम्हें यही लगता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्या उस एसेट पे हमारा राइट बनता है? इंश्योरेंस का एग्रीमेंट ये कहता होगा कि अगर ऐसा इवेंट हो जाए तो आपका राइट बनता है। हम उस इंश्योरेंस के एग्रीमेंट को देख लें, उनसे अपनी करस्पॉन्डेंस देखें और लॉयर से पूछ लें कि हाँ भाई आपको क्या लगता है। वो कहेगा हाँ जी लगता है, बस सिर्फ केस फंसा हुआ इसलिए हम इसको कंटिंजेंट कह रहे हैं, है कंफर्म हमारा, बस केस दीजिए हमारा हो जाएगा। क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, अब मुझे बताएं कि कंटिंजेंट एसेट को ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाते हैं, बैक के जो नोट्स होते हैं उसमें दिखाते हैं, या इंग्लिश में लिख के बताते हैं? देखें, एक चीज़ होता है कि आप लिखें कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी और उसका ग्रैंड टोटल लायबिलिटी में जा रहा हो, क्या इसको भी कंटिंजेंट एसेट को किसी टोटल में डालते हैं जो टोटल एसेट्स के टोटल को ऐड कर रहा हो? नहीं। इसका मतलब है एक डिस्क्रिप्टिव नोट में आप न्यूमेरिकली बता देते हैं कि ये इतनी अमाउंट का एसेट हमारा बन सकता है, लेकिन आप अपने फेस ऑफ फाइनेंशियल्स को बढ़ाते नहीं है उससे। तो अगर आपको कंटिंजेंट एसेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है तो आप वो वाली बातें यहाँ कर सकते हैं। हम चेक करेंगे कि क्या कंटिंजेंसी बनती थी, क्या कंटिंजेंट एसेट की वो 3 शर्तें पूरी हो रही थी, कौन सी 3 शर्तें, अगर आती हैं तो बोलना है। आप कहें IAS 37 ने कंटिंजेंसी के ऊपर कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी पे कुछ बातें बताई हैं। अगर वो बातें, अब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, 37 याद आ रहा, आप कहेंगे चेक करें IAS 37 की कंडीशन पूरी हो रही है टू रिगार्ड दिस एज कंटिंजेंट एसेट। तो कंटिंजेंट एसेट एक ऐसी चीज था जो अभी तक हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, लेकिन हमने उसके ऊपर एकदम से प्रोसीजर बना डाले। तो आसान एरियाज तो बहुत ही आसान होते हैं। इन्वेंट्री हो गई, एग्जिस्ट करती थी, फिजिकल वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन, कंप्लीटनेस, इतने सारी तरह के रिकॉर्ड हैं, गुड्स आउटवर्ड है, गुड इनवर्ड है, वेयर हाउस के रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड आपस में मैच कर लें, नहीं तो फ्लोर टू लिस्ट तो है ही है। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, अब अकाउंटिंग आ गई। IAS 2 है, IAS 2 कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV आए तो NRV में वैल्यूअर को बीच में घुसा दें, मार्केट से अमाउंट पूछ लें। कॉस्ट है तो कॉस्ट में पूछ लें जी FIFO मॉडल है या कौन सा मॉडल है, फिर उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें। राइट्स, इन्वेंट्री हमारी है या नहीं, अगर तो बना बनाया एसेट है, खरीदा है, रसीद होगी, और अगर खुद बनाया है तो कॉस्ट ऑफ सेल के पूरे रिकॉर्ड होंगे, हमारे फैक्ट्री की अकाउंटिंग होगी, उसके ऊपर मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होगी, इतनी एंट्रियाँ होंगी, उसके अंदर पूरा वर्किंग नज़र आ रही होगी। क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, हम देख लेंगे कि इन्वेंट्री को हमने कहाँ दिखाना है। इन्वेंट्री कहाँ दिखाते हैं? करंट एसेट में करके दिखाते हैं, और कहीं दिखाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करके भी दिखाते हैं। तो हम ये देख लेंगे कि क्या वहाँ से माइनस होकर यहाँ दिखाई जा रही है, और क्या इसका डिस्क्लोजर उस तरह से बताया गया है कि इन्वेंट्री को नेट करके जितने भी इसके अंदर जो भी मसलो मसाइल थे उससे माइनस करके, जैसे कल भाई ने कहा था कि इसकी इम्पेयरमेंट भी चेक कर लेंगे। पता है
बात ये कि ये आप अकेले नहीं हैं। आईकैप ने भी एक आध सेशन पहले ना किताब अपडेट की, उनको लगा इन्वेंट्री के प्रोसीजर्स थोड़े से कम है, तो वहाँ किसी भाई साहब ने उसमें इम्पेयरमेंट के सारे प्रोसीजर्स डाल दिए। फिर मैंने एक आईकैप को एक ख़त लिखा कि भाई खुदा का खौफ करें, स्टैंडर्ड एक्सप्रेसली कहता है कि इन्वेंट्री पे आपने इम्पेयरमेंट नहीं करनी, तो किताब में अच्छे भले प्रोसीजर डले हुए हैं, क्या ज़रूरत है। और कुछ वैल्यू एडिशन करें तो समझ भी आता है, आप अचानक से कहते हैं इसमें ये चीज़ मिसिंग है, कौन से इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर मिसिंग है। तो बीच में थोड़े से दिनों के लिए एक किताब ऐसी भी अपलोड हुई थी जिसमें इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर डाले हुए थे इन्वेंट्री पर। ये जो एंड पे नहीं आता अचानक से, ये एग्जामिनर का एक डॉक्यूमेंट आता है कि वो चीज़ एप्लीकेबल है, वो जुमला यूँ पढ़ा जाएगा। पूरे सेशन में टीचर्स बेचारे अपने खून सड़ा सड़ा के उन्हें मेल करते रहे होते हैं, भाई ये मसला ये मसला ये मसला, और फिर एंड के करीब जब बच्चों ने सारी तैयारी कर ली होती है तो उनसे कहते हैं वो जो तुमने वो पढ़ा था वो गलत है, वो वाला अब एग्जामिनेबल है, वो वाला एग्जामिनेबल नहीं है। तो खैर कहने का मतलब है कि ये आपसे गलती नहीं होती, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी गलती हो जाती है। तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली गलती की है, ठीक है जी। तो क्या ये बात समझ आ रही है? तो अब सेल्स हो तो सेल्स जैसा तो एरिया तो हलवा है, रसीदें। एक बात समझ आई है, एग्जिस्टेंस ज़्यादातर कैसे वेरीफाई हो रही है? फिजिकली वेरीफाई करके या खत से? ये कैसे ज़्यादातर वेरीफाई हो रही है? डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके, क्रॉस मैच करके। ये ज़्यादातर कैसे वेरीफाई हो रही है? उसकी अकाउंटिंग में उतर के उसकी सारी बातें करके। ये नॉर्मली कैसे वेरीफाई हो रही है? रसीद, कागज़, डॉक्यूमेंट, ओनरशिप का एग्रीमेंट, क्लासिफिकेशन उसको देखने से कि वो किस जगह पे है, और प्रेजेंटेशन उसके डिस्क्लोजर्स वेरीफाई करके। तो चलें, अगर आपका बहुत दिल कर रहा है रट्टा मारने का तो आप ये चंद मोटी मोटी बातें रट्टा मार लेंगे, इसमें इस तरह के लगते हैं। अकरेंस ज़्यादातर रसीद देखने से वेरीफाई होती है। एक्यूरेसी रीकैलकुलेशंस करने से, उनकी कैलकुलेशंस दोबारा से करके। कट ऑफ टेस्टिंग, या स्कैन करें एंड या शुरू के आसपास। तो अगर कभी बहुत दिल कर रहा हो कि नहीं सर ये आपने जो है ना हमें एक अलग मतलब वो क्या होता है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, ये तो जो है ना, तो वही सारी अजर्शन और उसके कुछ टिपिकल मोटे मोटे प्रोसीजर जो ज़्यादातर चल जाते हैं। अगर ये आप ज़्यादातर ये वाले याद कर लेते हैं, यानी कि अगर आपका रट्टा मारने की एक बड़ी ज़्यादा शदीद ख्वाहिश है तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप खुल के रट्टा मार सकते हैं। अकरेंस ज़्यादातर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से हो सकती है, या जो आइटम खरीदे गए हैं लाए गए हैं उनको चेक कर लें। एग्जिस्टेंस फिजिकल वेरिफिकेशन से हो जाती है, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से हो जाती है। एक्यूरेसी रीकैलकुलेशन से हो जाती है, थर्ड पार्टी से पूछ के हो जाती है, एनालिटिकल से हो जाती है। एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड लोकेशन, मैचिंग अमाउंट्स टू इनवॉइसेस, रीकैलकुलेशन, ईयर एंड के बाद की पेमेंट्स, एक्सपर्ट की वैल्यूएशन, वो अक्सर यहाँ पे आता है। कंप्लीटनेस में ईयर एंड के बाद के आइटम, कस्ट ऑफ टेस्टिंग, एनालिटिकल, कंफर्मेशंस, रिकंसिलिएशंस, इनसे वेरीफाई हो जाती है नॉर्मली। तो अगर बहुत शदीद दिल हो कि जी हम रट्टा मारने वाले थे, आब्दी साहब ने खामखा एक फलयूद रसफ्यू की हमारे जो है ना जिम्मे डाल दिया, तो इस सफ़े को अगर आप रट्टा मार लें पेपर में बैठ के एरिया देखते साथ ही आधे प्रोसीजर तो आपकी जेब में पड़े हुए हैं जी। अब एनालिटिकल प्रोसीजर चूंकि अभी हमारी डिस्कशन रहती है, याद है आज 3 स्टैंडर्ड है, उनमें से एक एनालिटिकल है। तो मैं इन सारे प्रोसीजर में ना जब भी मैथ आ रही है ना तो उसको पी रहा हूँ। सिर्फ जनरेटर की मैथ आई तो मैं अचानक से मैं ज़रा थोड़ा सा चौकन्ना हो गया। मैंने कहा सर देखें तो सही कि वो अगर 5 घंटे भी बिजली जाए तो कितना खर्चा, और 5 घंटे कहाँ आगे आनी नहीं है बिजली, वो तो ये खर्चा कहाँ तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हल्के पड़ जाएंगे और जो है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। एसी इन्होंने एसी खराब कर दे बंद रहेंगे, असल में वो बंद रहेंगे तो फिर बच्चे भी बंद हो जाएंगे ना। तो ये असल में खर्चा खर्चे को लेके आता है। पैसा बड़ी गंदी चीज़ है, पहला वाला पैसा सबसे मुश्किल होता है। फिर आपके पास थोड़ा सा पैसा है ना, वो पैसा लगाते हैं वो अपने और दोस्तों को इकट्ठा करके ले आता है, तो पैसा पैसे को लेके आता है। लेकिन कई दफ़ा आपका पैसा वहाँ जाता है तो वो वाला पैसा उसको भी खींच के ले जाता है। तो ये एक खतरा होता है कि आपने जो है ना वो फिर पैसे के साथ पैसा खींचना है, लेकिन पैसे को एक तरफ से पकड़ के रखना है। हाँ, शुरू वाला मुश्किल होता है, उसके बाद उसी पैसे से वो हो रहा होता है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो फिर बल्क डिस्काउंट भी लेता है, उसको फिर अच्छी स्कीम्स भी मिल जाती हैं, उसको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, उसको फाइनेंस के रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो पहला वाला काम मुश्किल है। बाद वाला मतलब मैंने जिस दिन अनाउंस किया कि हमने एक्वायर कर लिया सारा कुछ है, मुझे मेल आई एक स्टूडेंट की
किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए। उसने कहा सर वो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट में तो मैं तकरीबन कोई 15 मिलियन पहली दफ़ा भेज दूं और उसके बाद आप मुझे बताएं कि जो जो मज़ीद इसमें है, तो अगर आप चाहें तो मैं भी थोड़ा सा उसमें मतलब शेयर होल्डर बन सकता हूँ एक छोटा सा। तो अब वही बात है कि गरीब आदमी हो तो पूछना किसी ने नहीं, तो पहली दफ़ा तो वो करना पड़ता है, मतलब पहली दफ़ा वाली जो है ना मेहनत उससे गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप मुश्किल होता है, उसके बाद आगे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जी नहीं, अगर मैंने ऐसे करना होता तो मैं और पार्टनर्स के साथ ना करता। मेरे ना बड़े पुट्टे पुट्टे फैसले होते हैं जिससे सारे परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अचानक से फ्री की क्लास, अचानक से जनाब 30% इनॉग्रेशन डिस्काउंट, आते साथ ही हमने 14,000 का कोर्स कर दिया, फिजिकल भी ऑनलाइन भी है, वो भी है स्टडी मटेरियल भी, और बच्चों को उसके घर कोरियर करेंगे स्टडी मटेरियल। और ऑनलाइन क्लास तो है ही 14,000 की, 9,800, उसमें स्टडी मटेरियल भी उसको मिलना है। सही हाँ, नहीं असल में इस तरह की चीज़ों पे ना फिर पार्टनर्स परेशान होते हैं कि उनको होता है ये पागल हो गया है, ठीक है, इसको पता नहीं क्या हो गया है कि किस तरह से। जब BMBS का कमाने का टाइम आया था तो हमें लगा कि इस वक्त बच्चों के पे जुल्म हो जाएगा, हर बच्चे की नीड है, जो BMBS पढ़ेगा उसका MFA बच जाएगा। तो हमने उस वक्त पैन पाकिस्तान उसे फ्री कर दिया था। 3,000 स्टूडेंट्स आए, तो हर कोई मुझे बैठ के ये कैलकुलेशन दे रहा होता था कि ये 3,000 को मल्टीप्लाई करके अगर 10,000 भी फीस रखी होती तो देखें कितना फ़ायदा हो सकता था। तो इस बात पे एक दो लोग मेरे से नाराज़ हो गए थे। फिर अगले सेशन में जब मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में 800 से ऊपर बच्चे आ गए ना, तो फिर उनको समझ आया कि नहीं चल गया मतलब वो BMBS के बच्चों ने कॉस्ट, जो कि मेरा उतना पब्लिकली नोन सब्जेक्ट नहीं है, जो मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूँ, उसमें अगर 800 बच्चा आ गया तो वो पैसे पूरे हो गए। वो अब आप ये देखें पूरे पाकिस्तान में वो फ्री क्लासें ले लो, ऐसे कर लो, पूरा पोर्टल ले लो, कस्टमाइज बैच ले लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, ऐसे है। और मज़े की बात है भाई, ये ऑफ़र दो तो शुरू से दो। ये पेपरों के करीब अगर आप कह दो कि जी आखिरी 1 महीने हमारा पोर्टल ले लो, आप पूरी 6 महीने की क्लासें पढ़ लो और हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, या उस वक्त भी कुछ लोग कह देते हैं 1,000 रुपये लेंगे मतलब अब तो कम से कम मतलब। तो वो यही है कि हम लोग तकरीबन कोई पेपर से कोई 3-4 महीने पीछे इस तरह की आवाज़ लगा के बैठे होते हैं। तो मेरे साथ ना बाकी जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं बेवकूफ़ आदमी है, इसको बहुत ज़्यादा समाज सेवा का शौक़ है, खुद क्लासें पढ़ाते हैं और अपनी सारी क्लासें ICAP में भी रखी हुई हैं। अब देखा जाए तो बच्चा क्लास पढ़ने क्यों आए, मेरा सारे रिवीजन क्लासें ICAP में मौजूद है और मैं वहाँ डंडी नहीं मारता, मैं सारा सिलेबस खत्म करा के आता हूँ। तो असूलन तो मेरे पास बच्चे आना बंद हो जाए। अल्लाह इतनी ज़बरदस्त बरकत दे देता है ना, आपकी नीयत साफ़ हो, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचो, अल्टीमेटली सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इंशाल्लाह आप जब बड़े होंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा बरकत समझ आएगी। ये बरकत बड़ी यूनिक किस्म की बरकत है। तो गेम समझ आई? ये सफ़ा है, वो वाली गेम नहीं है ये कहाँ गेम समझ आ गई। पैसा पैसे को खींचता है, पैसा खींच के पकड़ के रखना होता है, और ये नोटू वाली सारी बातें बहुत इसी तरह से समझ आती हैं। पता है, खर्चने की आदत डाल दें, आपको मिलना शुरू हो जाएगा बहुत। आपके पास जितना है आप उसमें से देना शुरू कर दें। अल्लाह रखता ही नहीं है, और किसी मज़लूम की मदद की हो, किसी का हक बनता था, कोई बेचारा परेशान था, अगर आपने उसकी मदद की है ना, आपको बहुत लौट के आता है। सेशन के स्टार्ट में सैलाब ज़दगान वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमने की, बहुत सारे फंड रेजिंग इवेंट किए, जिसमें बाकायदा लोगों ने एलिगेशन भी की कि जी ये क्या टीचर उठ के जनाब वो डोनेशन बच्चों से मांग रहे हैं 100-100 रुपये, ये कितना अमीर होना चाहते हैं। मतलब लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि शायद ये पता नहीं क्या इनको है कि बच्चों के 100 रुपये लेके और ये वो उसको भी पी जाएँ। तो खैर हम अपने तरीके से अल्लाह का शुक्र है करते रहे। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, हमारे पास तकरीबन कोई 1700 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने, चूँकि वो नए एरियाज से थे, हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो 3 चीज़ें, बल्कि उनके घर तक स्टडी मटेरियल भी पहुँचाए, जो किताब वगैरह लेने के लिए भी यहाँ तक नहीं आ पा रहे थे। तो एक नेक नियति से की, अल्लाह का शुक्र है ये सेशन एंड पे इतना बड़ा अल्लाह की तरफ से ये मिल गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे मेन सड़क पे एकदम से बैठे बैठाए। पिछले कई साल से बहुत सारे लोग सर्चें कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। कोई ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चले गए, कोई ढूंढते ढूंढते पीछे चले गए, उधर एक कनाल भी नहीं मिला, इधर 2 कनाल नहीं मिल रहा था किसी को, और हमें बना हुआ मिल गया, लगा लगाया कुर्सियों। और एन ऐसा नहीं कि एक हॉस्पिटल था जिसको हमने कन्वर्ट किया। कहने का मतलब है, ये मैं मजाक में बात नहीं कर रहा, मतलब वो बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं। एक हॉस्पिटल को लेके उसको एजुकेशनल कॉलेज में कन्वर्ट करने का मतलब है बहुत तोड़ फोड़।
उस बिल्डिंग को जिस वक्त ली थी उस वक्त मैं शुरू में वहाँ पे गया था तो वो बहुत ज़्यादा उसके हालात और थे, और यही हुआ था कि इस पर तो करोड़ रुपया तो ऊपर लग जाएगा बिल्डिंग के ऊपर। तो हमें कम से कम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही चलता हुआ मिला। तो ये वो बरकत है जो मैं नहीं सोच सकता था। मैंने आना ही नहीं था फिजिकल में, अच्छा वाला ज़िंदगी सुकून में थी, ऑनलाइन बेहतरीन चल रहा था, सुकून से सर्विंग भी हो रही थी। तो ये तो दुनिया से वैसे ही मुझे बड़ा डर लगता था। ये डीजल देखे ना, ये अभी बातें करते करते जो है मेरे चेहरे पे मायूसी आ गई, वो पाई करोड़ों रुपए। तो वो मेरी अच्छी दुनिया चल रही थी। तो लेकिन ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अचानक से अल्लाह की तरफ से मिली है, उस सारी अच्छाई की वजह से, जो कहीं ना कहीं सिस्टम के लोगों ने की। मैंने तो सिर्फ हल्का सा मोटिवेट किया था, उसके बाद ये लोग बलोचिस्तान तक जाके लोगों के गाँव तक छोड़ के आते थे। वहाँ जाके इवन वो अलखिदमत फाउंडेशन, फलाना फाउंडेशन, वो आके सड़क पे जो होते थे उनको देख के निकलने वाली करते थे। ये लोग माशाल्लाह से मतलब यूनिट लेवल तक गए हैं और देखा है कि किसको परेशानी है और उसको चीज़ें पहुँचाई हैं। अभी पिछले दिनों अच्छी खासी सर्दी में वो मतलब बड़े ठंडे इलाकों में पहुँच के और लोगों को जाके लिहाफ और उस तरह से चीज़ें दी हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र, और ये उस वक्त किया जब हालात बड़े ख़राब थे, पैसा नहीं था बहुत ज़्यादा, पैसा लगाया है, वो पैसा मल्टीप्लाइड वे में वापस आया है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों से नहीं, मतलब वो वाला नहीं, वो 100 रुपए और जो है ना। तो बहरहाल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की गेम समझ आई। अब इतना ज़्यादा यकीन भी नहीं कर लेना मेरे पे। एक दफ़ा ना किताब को एक दफ़ा अपनी आंखों से दोहराना है, एक दफ़ा अपने सारे प्रोसीजर आपने जिस भी किताब से, मेरी किताब से, आसिफ साहब की किताब से, आईकेप की किताब से, ये 2-3 किताबें ज़्यादा हैं, किसी भी किताब से आपने देखी हो, आपने बस उन प्रोसीजर को देखना और जहन में ये सोचें रखनी है। अगर वहाँ ये हेडिंग्स डली हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरी किताब में मैक्सिमम ये है, आईकेप की किताब आधी उस तरह से और आधी लिस्ट फॉर्म में। आसिफ साहब की किताब में भी लिस्टें थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है। तो आपने किसी भी किताब को उठा के जिधर से भी आप पढ़ रहे हैं, किताब नहीं बदलनी, बस उसको सिर्फ इस पैटर्न पे एक दफ़ा देख लेना है कि वहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं क्या वाकई ये इन्हीं 5-6 सवालों का जवाब दे रही हैं। अगर इन्हीं का जवाब दे रही हैं तो मैं आपको बताऊँ, मैं अगर पेपर चेक करूँ ना और एक बच्चे ने सामने जवाब लिखा हुआ है, मैंने उससे कहा सब्सटेंटिव उसी बताओ, नॉन करंट एसेट को, उसने मुझे 17 लाइनें लिख के बताई हुई हैं। तो टिक करते करते मैं भी थक जाऊँगा और बीच में कहूँगा यार ये बोंगी भी मार रहा है, तुक्के भी लगा रहा होगा, फिर अंग्रेज़ी भी सबकी बहुत अच्छी नहीं होती। तो शायद 10 नंबर का सवाल है और 17 लाइनें आपने लिखी हैं, तो शायद मैं 6 नंबर दे दूँगा। और फिर मैं एक बच्चे के पेपर की तरफ आऊँगा, नॉन करंट एसेट, उसने बताया होगा कि नॉन करंट एसेट्स में हम 6 असर्शंस वेरीफाई करते हैं, 6 हेडिंग्स डली हुई हैं, हर हेडिंग के नीचे 2-2 3-3 प्रोसीजर हैं। अब मैं ये सोच नहीं सकता इसने तुक्का मारा होगा, जो इतना पक्का होकर लिख रहा है कि ये वाली असर्शन यूँ वेरीफाई होती है और ये असर्शन यूँ वेरीफाई होती है। अब जिसने 6 हेडिंग्स दी हैं और 6 हेडिंग के अंदर कुछ माल लिखा है, 6 नंबर तो मरे से मरा है। 6 तो सबसे लीस्ट नंबर हैं जो मैं दूंगा, और मैं शर्मिंदगी महसूस करूंगा कि मैंने बच्चे के साथ हक अदा नहीं किया। मुझे इस बच्चे को 9 नंबर देने चाहिए, मुझे 8.5 नंबर देने चाहिए। मतलब मैं 8 से नीचे नहीं सोचूंगा। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तैयारी के बाद पेपर में रह जाते हैं और कुछ लोग हल्की तैयारी के साथ एग्जामिनर को उल्लू बना देते हैं, क्योंकि उसको नहीं पता आपने 6 महीने पढ़ा या कितना पढ़ा, उसे नहीं पता आप क्लास में लाइक बच्चे थे ना लाइक। वो देखता है आपका कागज़ पे आपने कैसे प्रेजेंट किया, वो उसके मुताबिक आपको नंबर देता है। तो कागज़ जब इस तरह से लिखा हुआ होगा, जब हेडिंग्स बनी हुई होंगी और हेडिंग के नीचे लिखा होगा, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर का दिल करेगा कि आपको चेक करके आपको अच्छे नंबर दे। उसको क्या पता कि आपने रटा नहीं मारा हुआ, आप लॉजिक से लिख रहे हैं। तो किसी किताब को, किसी प्रोसीजर को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद करना है तो असर्शंस के नाम याद करने हैं। बहुत अगर आपका दिल घबरा रहा है कि नहीं जी ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात लग रही है, इस सफ़े को याद कर लें। इस सफ़े से आपका कोई भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर किसी भी एरिया का आपको 60-70% तो इन लाइनों में से प्रोसीजर मिल जाने हैं। और अगर किसी एरिया की अकाउंटिंग आपको अच्छी आती है ना, बस अब आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने इस एरिया में खेल जाना है। और जिसकी नहीं आती, कम से कम ये कह देना है कि हम IFRS को देखेंगे कि वो वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डन। यहाँ ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर उन 3 स्टैंडर्ड्स की तरफ आते हैं जो कि हमारे दूसरा टारगेट है। ब्रेक कितनी, ब्रेक छोटी करनी पड़ेगी। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के जो 2-3 स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसा है जो कि ICAP पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री और एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर ICAP कभी कभार ही बहुत मूड में हो तो वो सवाल बना देता है। अदरवाइज जो उनको पसंद है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन यानी कि 505 वो स्टैंडर्ड है जो तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि हर 3 में से 2 अटेम्प्ट्स में आ रहा होता है। तो ये चंद हॉट फेवरेट टॉपिक्स में से एक है ICAP के। इन्वेंट्री की जब हम बात करें तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग,
अब क्या हो रहा है, ये जो 3 स्टैंडर्ड है ना, ये हमें किसी खास एरिया के ऊपर गाइडेंस देंगे, लेकिन जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर है वो हमने उसी साइंस से बनाने हैं जो हम लोगों ने इससे पहले देखी हुई है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, पता लगे आप लोग जाके सर से पूछ रहे हो, सर है आपका कोई इरादा, आब्दी साहब तो बड़े मुतमईन बैठे हैं। मैं इंशाल्लाह जो है ना वो माहौल के हिसाब से मैं मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह ताला बस एक ही चीज़ से उन्हें परेशानी होगी, वो परेशानी मैं दूर करने के लिए तैयार रहूँगा, लेकिन बाकी जो है वो इंशाल्लाह जो कम्बिनेशन है वो सारा कुछ अल्लाह का शुक्र है, वो सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रही हैं। और मतलब नज़र आ रहा है कि वो बेचारे ना अकेले उनको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, और वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे इंतज़ामिया वाले जिस तरह से उन्होंने वादा किया था। और हम तो अच्छे वादा करने वाले हैं, हम तो जो है ना, ठीक है। तो ऐसी मैं कभी कभार मुलाकात में याद कराता हूँ, सर याद है हम 2012 से इकट्ठे हैं, तो जो है ना अब 10 साल का जोड़ा बना हुआ है एक अच्छा, तो एम खामखा जो है वो। लेकिन अभी अगर वही बात है कि इस वक्त प्रेस करते कोशिश करते ना तो वो गलत बात होती, वो कॉलेज तोड़ने वाली बात थी। तो इसलिए मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने भी बड़ा डिसेंटली, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि ये अच्छा है आपका कम्बिनेशन। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो जब वो 6 महीने गुजर जाएँ, वो वाला शुरू वाला मसला ख़त्म हो जाए, तो मैं थोड़ा सा ज़ोर से एक दफ़ा ज़रा रिक्वेस्ट करके देख लूँगा, शायद बात बन जाए। जी हाँ, नहीं मतलब फिर यही उनसे कहेंगे सर जी अभी भी आप वही सोचते हैं। तो खैर अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, इन्वेंट्री काउंटिंग में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? मैनेजमेंट करेगी इन्वेंट्री काउंट, तो फिर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? वो उन्हें देखेगा और खाबे खाएगा। उस दिन जो है वो सिर्फ खाने खा रहा होता है और उनको बस काम करते देख रहा होता है, और वो भी कोशिश करते हैं कि उसके आगे इतना मुर्गे का ढेर लगा दें कि उसे उसके पार नज़र आना बंद हो जाए। तो ये ऑडिटर का बड़ा पसंदीदा एक्टिविटी होती है, ये जून 30 दिसंबर 31 वगैरह पे ना, तो आप ईयर एंड पे जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अकाउंट करें, बनाएं, सारी चीज़ों को देखें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करें कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप ऑब्जर्व करें ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको एविडेंस जो है वो बेहतर मिला या नहीं मिला। तो स्पेसिफिकली बेसिकली आप उस दिन क्या करते हैं, आप कुछ चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, कुछ खास स्टेप्स पे आप काम करते हैं। आप एक तो ये देखते हैं कि मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस देख लें जो उन्होंने इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए दी हुई हैं। मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस बड़ी ज़रूरी हैं। मैं बजाय इसके कि वहाँ जाऊँ इन्वेंट्री काउंट करें और मैं बाद में उन्हें बताऊँ कि जी आपने तो गलत काउंटिंग की है, मैं शुरू में उनसे पूछूँ कि आप इन्वेंट्री काउंटिंग किस तरह से कर रहे हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। वो इंस्ट्रक्शंस देखूँ, इंस्ट्रक्शन में जो गैप नज़र आए वो गैप उनको सजेस्ट करूँ और उनको बताऊँ कि जी ये चीज़ें किस किस तरह से इम्प्रूव हो सकती हैं और क्या क्या काम चल सकता है। दूसरा मैं ये देखूँ कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनको काम करते हुए देखूँ, ऑब्जर्व करूँ। फिर इन्वेंट्री को सैम्पल बेस पे इंस्पेक्ट करूँ कि उसकी पोजीशन कैसी है, उसकी सिचुएशन कैसी है, उसकी वेयर एंड टीयर कैसी है। सैंपल पे कुछ टेस्ट काउंट मैं भी कर लूँ, यानी ऐसा नहीं है मैं सिरे से काउंट ना करूँ, मैं अपनी वो लिस्ट पकड़ के खड़ा हो जाऊँ और फ्लोर टू लिस्ट, लिस्ट टू फ्लोर थोड़े बहुत सैंपल मैं भी उठा के चेक कर लूँ। और फिर मैं ये देखूं कि फाइनल इन्वेंट्री के जो रिकॉर्ड्स उन्होंने एंड पे बनाए क्या वो चीज़ें मैच कर रही हैं, यानी कि इन्वेंट्री काउंटिंग हुई, उन्होंने सारी चीज़ों की क्वांटिटी निकाली है, मैं देखूं वो वाली क्वांटिटी को उन डेटों से मल्टीप्लाई करके क्या वो अमाउंट आ रही है जो फाइनेंशियल में इन्वेंट्री की अमाउंट है। तो क्वांटिटी और रेट ये दो अलग चीज़ें हैं। रेट पे हमने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में बात की कि कॉस्ट या एनआरवी, क्वांटिटी की बात हमने वहाँ नहीं की, क्वांटिटी की बात इस स्टैंडर्ड में हो रही है। हम इन्वेंट्री काउंट कर ही क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा इन्वेंट्री काउंट का, क्या फ़ायदा होता है? इससे कॉस्ट ऑफ सेल वेरीफाई होती है, चीज़ें पता लग जाती हैं, डैमेजेस वगैरह पता लग जाते हैं, इन्वेंट्री की कंडीशन समझ आ जाती है और स्लो मूविंग ऑब्सलीट इन्वेंट्री पता लग जाती है और वैल्यूएशन पता लग जाती है। तो बेसिकली इन्वेंट्री की जो अब चेकिंग है इसके कई मकसद हैं। ऑडिटर उस दिन वहाँ कंट्रोल्स भी देख लेता है, ऑडिटर याद है वो कट ऑफ प्रोसीजर भी लगा देता है, उस दिन वहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ पे कहीं कट ऑफ की स्लाइड होगी, मैंने यहाँ पढ़ाना था लेकिन चलें खैर। कट ऑफ टेस्टिंग हो जाती है कि आप लास्ट डे पे जाके वो सारी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आखिरी डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं, उससे आपको बहुत सारे एरियाज़ में हेल्प हो जाती है। और इन्वेंट्री वाले दिन पहुँचने से क्या फ़ायदा होता है? इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है नहीं ये पता लग जाता है, उसकी सिचुएशन पता लग जाती है, इनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की अपडेशन पता लग जाती है। भैया वो पीरियोडिक सिस्टम पे होंगे या परपेचुअल सिस्टम पे होंगे? पीरियोडिक सिस्टम में होंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री की एक वैल्यू उन्हें निकालनी होती होगी,
हर 6 महीने, साल बाद या हर 3 महीने बाद, तो उसके लिए भी ज़रूरी है इन्वेंट्री काउंटिंग। अगर वो परपेचुअल पे हैं तो इन्वेंट्री काउंटिंग को उस वक्त परपेचुअल रिकॉर्ड से मैच करके ये भी पता लग जाएगा कि उनका परपेचुअल सिस्टम अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन्वेंट्री काउंटिंग बहरहाल एक ज़रूरी चीज़ है और ये ऑडिटर को बड़ी पसंद है। ऑडिटर का एक बड़ा अच्छा एक एक्टिविटी है, यानी वन ऑफ द थिंग्स जहाँ हम कहते हैं कि आप ईयर एंड पे इन्वेंट्री काउंटिंग में पहुंचो तो उस दिन जो आपको एविडेंस मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। कितनी मज़ेदारी की बात है कि आपके सारे अकाउंट बैलेंस आखिरी दिन से रिलेट करते हैं। तो कितना ही अच्छा है कि आप एन आखिरी दिन फिजिकली वहीं पे मौजूद थे, उसी दिन कैश भी अपनी आंखों से देख लिया, उसी दिन इन्वेंट्री भी देख ली, उस दिन के सारे कट ऑफ भी अपनी तरफ से परफॉर्म कर लिए। तो जब लास्ट डे जो सबसे कीमती डे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उस दिन फिजिकली वहां पे मौजूद होंगे तो फायदे ही फायदे हैं। अब इन्वेंट्री काउंटिंग हो गई, वो सारा कुछ हो गया। अब क्या होगा, अब फॉलोअप होगा आफ्टर द काउंट। काउंटिंग हो गई, काउंटिंग में चीज़ें आ गई, ये इतना ये इतना ये इतना। अब उसको सॉफ्टवेयर से मैच किया जाएगा, लेजर से मैच करेंगे, जो डिस्क्रिपेंसी है देखेंगे काउंटिंग में गड़बड़ थी या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ थी। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ थी तो क्यों गड़बड़ हुई उसके पीछे पड़ जाएंगे। काउंटिंग में गड़बड़ थी तो काउंटिंग को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इन्वेंट्री काउंटिंग को चीज़ों से मैच करके आप फिर उनसे कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपियाँ ले जाएंगे और बाद में जब टीम मेंबर आएगा तो वो कट ऑफ डॉक्यूमेंट पकड़ के हर एरिया के एंड के जो वो हैं ट्रांजैक्शंस, उसको कंफर्म कर रहा होगा कि लेजर में उससे आगे की ट्रांजैक्शंस तो नहीं आ रही। डन। कुछ टिपिकल वीकनेस इन्वेंट्री काउंट में जो होती है, जो लोग करते हैं और उसका इम्प्लीकेशन क्या है। कई दफ़ा वो लेड पेंसिल यूज़ कर रहे होते हैं। ख़तरा ये है कि वो बाद में मिटाई जा सकती है, चेंज की जा सकती है। कई दफ़ा वो डिपार्टमेंट डिवाइड नहीं कर रहे होते, जिससे खदशा ये है कि डबल काउंटिंग हो सकती है। कई दफ़ा वो उन शीटों के ऊपर सीरियल नंबर नहीं लगा रहे होते, जिससे ये ख़तरा होता है कि कोई शीट काउंटिंग की अगर इधर उधर हो जाए तो उसमें क्या होगा। कई दफ़ा वो शीट पे पहले से ही अमाउंट लिख देते हैं, क्वांटिटी लिख देते हैं कि हाँ भाई ये वाला आइटम और इसकी इतनी क्वांटिटी, जो लेजर में आ रही होती है वही लिख देते हैं। अगर वो पहले से लिखी हुई होगी तो काउंटिंग तो अच्छी नहीं करेंगे। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेट्रो में एक बंदे ने जाके गिनना है कि कॉलगेट वहाँ पे कितने पड़े हुए हैं और पहले से शीट में लिखा आ रहा है 209 पड़े हुए हैं, वो थोड़े से गिनेगा 30-40 और उसके बाद अंदाज़ा लगाएगा 30-40 ही हैं तो ये बाकी हाँ तकरीबन 4-5 गुना, हाँ ठीक है 209 ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन अगर नहीं लिखी होगी क्वान्टिटी, दिक्कत से गुजरना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी और फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा, वहाँ उसको लिखना पड़ेगा। तो फिर कई दफ़ा स्टोर का स्टाफ इस्तेमाल हो जाता है। वही लोग जिन्होंने इन्वेंट्री रखनी थी हम उन्हीं को कह देते हैं आप गिन लो, वो गिनेंगे तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा, वो गड़बड़ भी होगी तो वो गड़बड़ को छुपा जाएंगे। तो कुछ टिपिकल मिस्टेक्स होती हैं जिनके टिपिकल आफ्टर इफेक्ट्स हैं और आपने देखा है कि आईकेप ने इस पे 2-3 सवाल भी बनाए हुए हैं जिसमें एक सिचुएशन सी देते हैं, ये टिपिकल मिस्टेक्स आपको बताते हैं और कहते हैं बताओ ये इसमें क्या गड़बड़ है और उस गड़बड़ के नुकसान क्या होंगे। तो लेफ्ट पे गड़बड़ और राइट पे उसके नुकसान लिखे हुए हैं। डन। देन हमारा आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, खत भेजने वाली एक्टिविटी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप कई जगह करते हैं, कोई सी 10 जगह क्या हो सकती हैं जहां हम खत भेजें। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एम्प्लॉयज, लॉयर्स, शेयर होल्डर्स, कभी कभी थर्ड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी, सप्लायर्स, कोई ओवरसीज ऑफिस, कोई और ब्रांच ऑफिस, कॉन्ट्रैक्टर, रजिस्ट्रार, मार्केट में किसी से रेट लेना हो, एससीसीपी से कुछ पूछना हो, सीडीसी से कुछ कंफर्म करना हो। मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज अ थिंग जिसकी आपको जगह जगह ज़रूरत पड़ सकती है कि आप क्या करें, किस तरह से करें। तो ये स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे डेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में। किसके कॉन्टेक्स्ट में? डेटर्स के। डेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो किस तरह से हो रही होती है। तो हम कहते हैं सबसे पहले तो आप कंफर्मेशन एक्सरसाइज प्लान करें। आप ये देखें कि ये प्लान करें कंफर्मेशन को, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस वक्त प्लान करना है ये एक्सरसाइज। आइडियली ये ईयर एंड के फ़ौरन बाद हो और ईयर एंड पे जो बैलेंसेस थे वो आप वेरीफाई करें। अगर टाइम कम है और आप इंटरम ऑडिट पर कुछ काम करने आए हैं तो आप उस वक्त भी थोड़े से कंफर्मेशंस कर सकते हैं। जैसे बैंक में टाइम बड़ा कम होता है, दिसंबर में ईयर एंड होता है और जनवरी फरवरी के आसपास तो उनको अकाउंट्स मार्केट में देने होते हैं। तो फिर क्या होता है, वहाँ ऑडिटर अक्टूबर की कंफर्मेशंस कराता है और उसके बाद जब कंफर्मेशंस आती हैं तो अक्टूबर से दिसंबर तक उन बैलेंसेस को खुद से पर्सनली देख लेता है कि उसमें कितना प्लस माइनस हुआ। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमने कंफर्मेशन एक्सरसाइज कब करनी है। ये अच्छा है फाइनल डेट पे
लेकिन ये कभी कभी इंटरम डेट पे हो सकता है और बाद में उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। फिर आप डिसाइड करेंगे कि कितने कस्टमर्स हमने वेरीफाई करने हैं। फिर कंफर्मेशन मेथड आप वो बनाएंगे कि पॉजिटिव मेथड हो या नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मेथड होता है? पॉजिटिव ये है कि आप एग्री करो या ना करो, हमें जवाब दो, और नेगेटिव है जवाब तभी दो जब आप डिसएग्री करते हो। तो जो पॉजिटिव कंफर्मेशन है, हम कहते हैं कि इसमें कस्टमर को आप कह देते हैं कि रिप्लाई करो वेदर और नॉट वो एग्री करता है, और नेगेटिव में हम कहते हैं कि आपने सिर्फ तब रिप्लाई करना है जब आप डिसएग्री करते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन दो तरह से हो सकती है। आप कस्टमर को लिख के बता दो कि तुमने इतने पैसे देने हैं, हाँ या ना में हमें बता दो, या कस्टमर को एक फिल इन द ब्लैंक्स लिख के वो कर दें कि जी ये खाली जगह है, इसमें लिख दो तुमने हमारे कितने पैसे देने हैं। रिलायबिलिटी के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है कि आप खाली जगह छोड़ दो ताकि वो अपने अकाउंट्स लेजर देखिए और एग्जैक्ट अमाउंट लिखे, लेकिन रिस्पॉन्स उसका स्लो होता है। जब उसको मेहनत करनी पड़ती है उस कागज़ को साइड पर रख देता है कि इसको बाद में कभी देखेंगे, और बाद में वो भूल जाता है और उस कागज़ के ऊपर कुछ और कागज़ हो जाते हैं। रिस्पॉन्स ज़्यादा बेहतर ये है जब आप पहले से लिख के भेजते हैं, पहले से लिखा हुआ होगा, वो कंफर्म करेंगे आपस में एक दूसरे से, हाँ भाई वो फलाना के हमने इतने पैसे देने हैं, तो कहेंगे हाँ इसके आसपास ही थे, टिक करके भेज दो। जब अमाउंट पहले से लिखी हुई होगी तो उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। और अगर अमाउंट नहीं लिखी हुई होगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। तो इस टेबल में इन्होंने ये दो मसले बताए हैं कि उसका ये फ़ायदा और ये नुकसान है। फिर आप करते हैं नेगेटिव कन्फर्मेशन। अगर कभी कुछ लाइंस आई कि अपने पेपर में सबसे ज़्यादा दफ़ा पूछी हैं, तो वो ये आखिरी 4 लाइंस हैं। नेगेटिव कन्फर्मेशन की शर्तें आईकैप को अखीर पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि आपके पास पेपर्स में 70% ऐसे पेपर्स होंगे जिसमें उन्होंने ये सवाल पूछा होगा, या सिचुएशन बना के पूछा होगा, या स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा होगा। आज हम जितने भी एरियाज पढ़े हैं ना, उसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर के पास पेपर ऐसी कोई बड़ी साइंस नहीं है। वो कहते हैं इसके एरिया के बता दो, इस एरिया के बता दो, इस एरिया के। 520 के 1-2 टेक्निकल सवाल हैं, बाकी सीधे हैं। मेनली 505 के सवाल हैं जिसमें कुछ लॉजिकल डिस्कशन होती है। तो आज के पास पेपर सेशन में जो है वो, अगर आपको 700 सीरीज से टाइम बच जाए, वैसे तो मतलब प्रेफरेंस ये है कि आज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की जाए, और अगर 700 सीरीज आपकी थोड़ी सी रुक गई है तो वो आगे पे डाल दी जाए। लेकिन बहरहाल जो भी आपका क्लास में माहौल बने। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में नेगेटिव कन्फर्मेशन कब भेजनी है? जब छोटे छोटे से बैलेंसेज हो, बहुत सारे बैलेंसेज हो, रिस्क भी ना होने के बराबर हो, आपको एक्सेप्शन का खतरा भी ना हो। एक्सेप्शन कहते हैं कि वो रिप्लाई करेंगे नहीं जी हम डिसएग्री करते हैं, एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर सर्कमस्टांस के लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, वो रिप्लाई नहीं करती, तो नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजने का मतलब है आपने मजाक किया, आपको पता है उन्होंने रिप्लाई नहीं भेजना, तो नेगेटिव भेज के आप एम ही खुश हो रहे होंगे कि देखो रिप्लाई नहीं आया, सब ओके है। तो ये 5 शर्तें जो 4 करके लिखी हुई हैं। रिस्क कम है, कंट्रोल टेस्ट हुए हुए हैं, पॉपुलेशन में लार्ज नंबर ऑफ बैलेंस हैं और स्मॉल बैलेंसेज हैं, एक्सेप्शन रेट काफ़ी कम है, यानी कि ये चीज़ के लोग डिसएग्री करेंगे, और ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर सिचुएशन जहां उसे लगे कि यहाँ पे लोग जो है वो कहेंगे कि नहीं ये इस तरह से नहीं है, लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। तो ये अगर 5 शर्तें, पांचों शर्तें पूरी हो रही हैं, देन यू आर अलाउड कि आप नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजें। अदरवाइज नेगेटिव कन्फर्मेशन के मसले ही मसले हैं। आपको रिप्लाई नहीं मिलता, आप समझते हैं सब ओके है, क्योंकि आपने कहा था एतराज़ हो तो जवाब देना, उसने इसलिए जवाब नहीं दिया कि उसका दिल नहीं था जवाब देने का। लो एक्सपेक्टेशन का मतलब कि हम एक्सेप्ट करेंगे, वो कम जवाब देंगे तो फिर नहीं, एक्सेप्शन एक ऐसे जवाब को कहते हैं जिसमें कस्टमर कहे मैं एग्री नहीं करता। मैं एक ऐसी जगह जहां मुझे डाउट है कि यहाँ अक्सर डेटर्स कहेंगे वो एग्री नहीं करते, वहां नेगेटिव मत भेजो। जिधर मुझे लग रहा है कि चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं और बड़ा कम ही चांस है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं एग्री नहीं करता, तो वहाँ नेगेटिव कन्फर्मेशन भेज दें। यानी कि जहाँ लो एक्सेप्शन रेट इज़ एक्सपेक्टेड, जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़े कम लोग कहेंगे मैं एग्री नहीं करता। आसान अल्फाज में जहाँ आप मिस स्टेटमेंट कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ सिस्टम बड़ा मजबूत है, कंट्रोल्स टेस्ट हुए हुए हैं, रिस्क ना होने के बराबर है, यानी अगर बहुत ही कंफर्टेबल माहौल है तो गो फॉर नेगेटिव कन्फर्मेशन। सर अगर स्टैट्यू में वैल्यूज गिवन हो तो फिर एक्सेप्शन रेट की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 15 से बिलो की? जी, अब अगर सिनेरियो दिया हुआ है और उसमें वो बता रहे हैं कि इस दफ़ा हमारे इतनी एक्सेप्शंस आई हैं, आपने देखा कि मतलब लास्ट टाइम हमने यहाँ पे खत भेजे थे और लास्ट टाइम 15% यहाँ पे एक्सेप्शंस आई थी। अब फंस गए कि 15% को लो एक्सेप्शन कहें या हाई एक्सेप्शन कहें। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी लो, तो वेरी लो तो बहुत ही छोटी चीज़ है।
तो अगर 15% भी है तो वो वेरी लो की डेफिनेशन पर नहीं उतरता, लेकिन ये एक जजमेंटल चीज़ है, परसेंटेज तो नहीं बताई। तो अगर आप पेपर कर रहे हो तो आप कहेंगे कि जी ये 3 शर्तें पूरी हो गई, अगर हम 15% को वेरी लो एक्सेप्शन रेट कंसिडर करें तो ठीक है, फिर हमारा नेगेटिव कंफर्मेशन का फैसला सही था। ऐसे सवाल में ना जिसका एब्सोल्यूट जवाब ना हो, आप उनको कानून बता दिया करें कि आपको कानून पता है, सिर्फ ये नहीं पता कि इस वक्त ये वेरी लो है या नहीं, तो आप कहेंगे इफ दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी लो तो मेरा ये जवाब होगा। ये बात समझ आ रही है? तो किसी खत का जवाब ना आने का मतलब नेगेटिव कंफर्मेशन में ये होता है कि सब ओके है, हालांकि हो सकता है उस तक खत पहुंचे ही ना हो। तो ये इसमें मसलो मसाइल हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने सैंपल सेलेक्ट करना है, अच्छे अच्छे डेटर्स का सैंपल सेलेक्ट करना है। अब आप ऑडिटर हैं, आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे, आप सारे डेटा सॉर्ट करेंगे, ऊपर ऊपर के बड़े सैंपल सेलेक्ट करेंगे। 500 डेटर्स हैं, आप ऊपर के चंद सॉर्ट करेंगे तो पता लगा 20 डेटर्स में 90% कवर हो गया। तो हो सकता है आप कहें मैं 90% डेटा कवर कर रहा हूं, तो बड़े बड़े डेटा उठा के कंफर्म कर लिए। अगर क्लाइंट को पता लग गया कि आप ऐसे ही करते हैं तो वो सारे मसले छोटे डेटर्स में डालेंगे। तो आपने मिक्सिंग करनी है, बड़े डेटर्स भी उठाने, कुछ जीरो वाले भी उठा लेने, जो नेगेटिव हुए हुए हैं उनमें से भी कुछ उठा लेने, जिनमें मशकूक पेमेंट्स हैं, राउंड से सब नज़र आ रहे हैं, आपको पूरी पूरी पेमेंट्स नजर आ रही हैं। डेटर रसीद टू रसीद चलता है, 2 रसीदें हो गई, दोनों के पेमेंट इकट्ठे कर देगा। ऐसा नहीं होता कि 5 लाख दे दे, इतना अभी काट लो, इतना एडवांस रख लो। तो जहां मशकूक बात आपको नज़र आ रही है, जहां जीरो बैलेंस है, जहां नेगेटिव बैलेंस है, उनको भी सिलेक्ट करें, ओवरड्यू बैलेंसेस को भी सिलेक्ट करें, इंडिविजुअली जो आपको कुछ मटेरियल बैलेंसेस लग रहे हैं आप उनको भी सिलेक्ट करें। सैंपल सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो देखना है कि जो सैंपल मैंने उठाए हैं रिसीवेबल लेजर में उनका बैलेंस कितना आ रहा है, कंपनी के रिकॉर्ड में कितना आ रहा है। फिर ख़त में लिख देना है कि ये इतना बैलेंस है जो आपने हमें कंफर्म करना है, या हम खाली वो भी भेज सकते हैं। तो सैंपल बना के फिर ख़त लिखते हुए आपकी लफाजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, डेटर को पता लग जाए कि आप उससे मांग क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो ख़त पढ़े और ख़त पढ़ के बड़ा अच्छा लिखा है। तो ख़त में बाकायदा लिखा हो कि आपने क्या पूछा है। आईकेप की इसमें एक ऑडिटिंग टेक्निकल रिलीज़ है, उसमें उन्होंने एक फॉर्मेट बताया ख़त का। उस फॉर्मेट में बाकायदा एक जुमला आईकेप ने लिखा है। वो जुमला ये है कि इस ख़त के जवाब में हमें पैसे मत भेजिएगा। स्पेशल जुमला है, इस ख़त के जवाब में हमें पैसे ना भेजिएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर डेटर्स को जब ख़त मिलता है तो वो समझते हैं कि ओहो हमने कंपनी के पैसे देने थे, मांग रही है पैसे। उसमें लिखा होता है ना, बताओ तुमने कितने पैसे देने हैं, तो उनको तो हो यार ये तो पैसे मांगना शुरू हो गए। वो पैसे साथ हमारा रवाना कर देते थे ऑडिटर के एड्रेस पे। तो बाकायदा आईकेप ने ख़ास तौर पे ये जुमला डलवाया कि इसमें ये जुमला लिखा होना चाहिए कि इस ख़त में हम पैसे नहीं मांग रहे, इस ख़त में हम सिर्फ बैलेंस पूछ रहे हैं। तो इसके अल्फाज बड़े क्लियर कट होने चाहिए जो यूज़र्स को समझ आ जाए कि आप उनसे क्या चीज़ रिक्वायर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये किसकी तरफ से जाएगा। असूलन तो ये मेरी तरफ से जाना चाहिए, लेकिन मैं किसी भी XYZ बंदे को अचानक से ख़त लिखूँ और उसको कहूँ तुमने फलाना कंपनी के कितने पैसे देने हैं, वो कहेगा तुम कौन, मेरे तो ख़त को जवाब नहीं देगा। तो मजबूरी ये है कि मुझे ऑथराइज वे में भेजना है। तो मैं कंपनी वालों से कहूँगा अपना लेटर हेड पकड़ो, ये मेरे अल्फाज हैं, ये लिखो, ये मैंने डेटर सेलेक्ट किए हैं, ये वो करो और इनको ख़त भेजो। अब जब ऐसे करेंगे तो इंडिपेंडेंस आउट हो गई। तो फिर उसका तरीका ये है कि आप उन ख़त में ये लिखवाते हैं कि इसका जवाब डायरेक्टली ऑडिटर के पते पे जाना चाहिए। तो जो जवाब इनके पास पलट के आएगा हम उसको रिलायबल रिस्पॉन्स नहीं मानेंगे, हम उसी को मानेंगे जो हमारे पास किया। अल्फाज हमारे होंगे, लेटर हेड उनका होगा, वो प्रिंटर उनका होगा, बात हमारी होगी, कंफर्मेशन हमारे पास आएगी। मतलब वो गड्डी तू लवा दे, वो क्या गड्डी तू ले आते पेट्रोल में पवा दें दिया, उस तरह वाला चक्कर होगा। तो पैगाम आपका है लेकिन जाएगा उनके लेटर हेड से। और मज़े की बात है अल्फाज भी इस तरह के होंगे जैसे उन्होंने लिखे हैं। हमारे ऑडिटर्स आपसे ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने इतने पैसे देने हैं, तो आप काइंडली इस चीज़ का जवाब हमारे ऑडिटर्स को उनके एड्रेस पे जमा करा दें। और लेटर भी उनके हाथों से जाएगा, यानी उनके प्रोसेस के थ्रू जाएगा। उनके हाथों से मुराद ये कि हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। हमने ख़त की लिफाजी उन्हें बताई, अब हम देखेंगे सब पे प्रिंट वही हुआ है। ख़त भेजने से पहले हम उनका कंटेंट देख लेंगे, ख़त को फोल्ड होते हुए देख लेंगे, ख़त को लेटर बॉक्स तक जाते हुए देख लेंगे। असल में ऑडिटर की तरफ से ये ख्वाहिश है कि कंफर्मेशन इशू हो, लेकिन ऑडिटर के नाम से अगर लेटर जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। चूँकि देखें ये तो फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। आप एक बैंक को ख़त लिख दें, आप किसी भी बैंक को ख़त लिख दें, आप कहें कि यूनिलीवर के आपने जो पैसे देने मुझे बता दो, मैं उनका ऑडिटर हूँ, बताएंगे? नहीं बताएंगे। तो अगर यूनिलीवर बैंक को ख़त लिखे कि हमारे ऑडिटर ये पूछना चाह रहे हैं, उनको बता दें,
तो इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है कि हमें क्लाइंट की ऑथराइजेशन चाहिए। ये ऑडिटर की एक लिमिटेशन है, आपको कोई भी काम करने के लिए क्लाइंट की ऑथराइजेशन चाहिए। आप कहते हैं मैं अचानक से इनके रहीम यार खान वाले डिपो पे छापा मारूंगा और देखूंगा वहाँ पे इन्वेंट्री पड़ी है या नहीं पड़ी। आप वहाँ पहुँचे, गार्ड ने अंदर घुसने ही नहीं दिया। भाई आप तो एक अननोन आदमी हो ना। अब आप जैसे ही वो कहोगे नहीं कंपनी वालों से पूछ लो, वो कहेंगे अच्छा जी आप बाहर खड़े हो, मैं पहले कंपनी से कंफर्म करता हूँ। कंपनी वालों से पूछेगा, वो कहेंगे ये कौन सा ऑडिटर आ गया। फिर वो ऑडिटर की फर्म से पूछेंगे, हाँ जी आप इस तरह से। उन्होंने कहा हाँ हमने सरप्राइज विजिट सोचा था। तो कहेंगे भाई हमें तो बता देते। तो उन्होंने कहा नहीं आपको इसलिए नहीं बताया कि फिर सरप्राइज विजिट ना रहता। तो उन्होंने कहा देखिए अब आपका ऑडिटर वहाँ पे ख्वार हो रहा है, वहाँ पे तो इस वक्त टीम मेंबर्स ही मौजूद नहीं है, आज का दिन तो हमारी छुट्टी थी, हमसे ही पूछ लेते, आपने बंदा ही रहीम यार खान भेज दिया। अब ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ बातें उन्हें बतानी पड़ेंगी, और जब बताएंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, इन्वेंट्री काउंटिंग वाले भी दिन तो अलर्ट होंगे, तो फिर तो प्रोसेस बेकार हो गया सारा। तो उस दिन तो अलर्ट होना चाहिए उन्हें। तो उस दिन अगर हमारी वजह से अलर्ट हो जाए तो फ़ायदा हमारा ही है, फाइनेंशियल अच्छे बन जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी उन्हें अलर्ट करना अच्छा होता है। तो ये ख़त तकरीबन जाता ऑडिटर की तरफ से, लेकिन कागजी एतबार से, एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से ये मैनेजमेंट के हाथों से रवाना होता है। ऑडिटर एहतियातन बस ये इंश्योर कर लेता है कि वो कोरियर वाले तक सही तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। कंपनी के नाम पे बिल कटता है, पैसे भी कंपनी वाले देते हैं। ऑडिटर बस ये देखता है कि मेरे पास पहुंचना चाहिए। तो ये तो अनरिलायबल हुआ ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन। रिलायबिलिटी की 5 जनरलाइजेशन याद है, ISA 500 ने बताया। एक्सटर्नल इंटरनल से मजबूत होता है, ये एक्सटर्नल है। रिटर्न ओरल से मजबूत होता है, ये रिटर्न है। ओरिजिनल फोटोकॉपी से मजबूत होता है, ये ओरिजिनल है। जो ऑडिटर खुद प्रोसीजर लगा के मालूम करे और जो उसको बताया जाए, तो ये खुद प्रोसीजर लगा के आप डायरेक्टली बाहर के बंदे से पूछ रहे हैं। 5वीं चीज़ उसमें होती है जहाँ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स होते हैं, वहाँ एविडेंस मजबूत होता है। तो अगर आप ये भेजते वक्त के स्ट्रॉन्ग कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लें तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देन अब रिस्पॉन्स का टाइम आ गया। अगर क्लाइंट ने आपको स्पेसिफिकली कहा कि जी ये आपने फलाना कस्टमर को नहीं भेजना, तो आपने ये पूछना है कि भाई क्यों नहीं भेजना। इसमें मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल है। मैनेजमेंट किसी एक आध कस्टमर से भी रिफ्यूज़ कर सकती है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को भी रिफ्यूज़ कर सकती है। तो किताब थोड़ा सा आगे इस पर डिबेट करती है कि अगर मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज़ कर दे तो आप रीज़न्स पूछेंगे कि भाई आप क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हो। अगर उनकी रीज़न जस्टिफाइड है तो आप उनकी बात मान लेंगे, लेकिन बात मानने का ये मतलब नहीं है कि आप उस कस्टमर को वेरीफाई नहीं करेंगे। आप अल्टरनेट तरीके से, आपने कहा ये खत मुझे भेजने से क्यों मना किया, उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट है जो हमारा क्लाइंट है और गवर्नमेंट कभी भी खत का जवाब नहीं देती। आपने कहा ये खत का जवाब क्यों नहीं देंगे, उन्होंने कहा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कैसे जवाब देगा, उसे पढ़ना ही नहीं आता। तो हो सकता है हम वेरीफाई करें तो पता लगे कि ये एक जेन्युइन एक्सक्यूज़ था, तो फिर हम उसमें अपने अल्टरनेट प्रोसीजर लगा के उस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ सही से हमें पता लग जाए। क्लियर? अगर मैनेजमेंट का अनरीजनेबल रिफ्यूज़ल है और आपको ऑडिट एविडेंस किसी अल्टरनेट तरीके से मिल जाए तो अच्छा है, और ना मिले तो ये स्कोप लिमिटेशन काउंट होगी। खतों के अब आना शुरू हो गए जवाब। एक जवाब ये आ सकता है कि बैलेंस एग्री। जवाब आया मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से है। आप फ़ौरन से उस कागज़ को आग लगा देंगे कि ये तो एग्री करता है, अब इसकी क्या ज़रूरत। उसको कागज़ बनाएंगे क्योंकि ये भी एक एविडेंस है कि हाँ भाई एक बंदे ने कहा मैं एग्री करता हूँ। फिर कुछ ने कहा मैं एग्री नहीं करता, एक्सेप्शंस। जैसे आपको पता लगा, आपने कह दिया क्लाइंट से बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है, उसने झूठ बताया था मुझे। क्या डिसएग्रीमेंट का हमेशा मतलब है कि झूठ? नहीं। हो सकता है कि कंपनी की तरफ फिगर गलत लिखी हो सकता है लेटर में आपसे फिगर गलत लिखी गई हो सकता है उनसे पढ़ने में गलती हुई हो सकता है उन्होंने जवाब देने में गलती हुई हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस हो। आपने 30 जून को उनको चीज़ सेल कर दी, आपने ठग से उन्हें डेबिट कर दिया, उन तक माल पहुंचा 1 जुलाई को, उन्होंने उस दिन परचेज रिकॉर्ड की, तो टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। 30 जून पे आपका बैलेंस उनके बैलेंस से फर्क। तो हर एक्सेप्शन में स्टेटमेंट नहीं होती, आप एक्सेप्शन के पीछे जाएं और देखें और उसको कंफर्म करने की कोशिश करें। अगर वो में स्टेटमेंट है तो फिर ओपिनियन ख़राब करने की तरफ जाएं, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियलिटी। फिर अगर जहाँ रिप्लाई नहीं आया, आप पीछे पड़ें कि क्यों नहीं आया। नेगेटिव कन्फर्मेशन में खुश हो जाएं और पॉजिटिव में पीछे पड़ जाएं कि भाई क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा, कब आएगा। अगर आपको रिलायबिलिटी पे डाउट है किसी भी रिस्पॉन्स की, तो आपने एक दफ़ा देखना है कि ये किन हाथों से आ रहा है, इसका क्या सोर्स है, उसको और अल्टरनेट तरीके से वेरीफाई करना है। जब तक आपको कंफर्म ना हो, जब तक तसल्ली ना हो कि ये रिस्पॉन्स सही है, तब तक आपने आगे नहीं चलना। और अगर एक रिस्पॉन्स गलत लग रहा है तो फिर आपने देखना है कि क्या बाकी रिस्पॉन्स कितने ठीक हैं। एक रिस्पॉन्स में आपको लगा साइन 2 नंबर हुआ है, तो
तो आपको जब भी शक होगा तो आप कुछ और रिस्पॉन्सेज भी देखें कि उसके साइन के ऊपर अब आपको शक होना चाहिए या नहीं। तो अगर एक जगह भी गड़बड़ मिली तो उसकी वजह से पूरे सिस्टम पे आपका ट्रस्ट थोड़ा सा आउट हो जाता है, तो आपको रीअसेस करनी पड़ेगी अपनी जो रिस्क असेसमेंट है। सारे रिस्पॉन्सेज आ गए, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा लिए, जो जो नहीं मिले थे उसको कंफर्म कर लिया। अब आपने एक समरी बनानी है। समरी ये बनाएंगे कि जी हम लोगों ने इतने खत भेजे थे, 700 खत भेजे थे, इनमें से 500 ने जवाब दे दिया सब ओके है, 50 अभी तक आए नहीं हैं, इतनों ने कहा था मसला है, लेकिन हमने जब रिकनसाइल किया तो वो टाइमिंग डिफरेंस था, इतने असल में मसले थे। और अब अल्टीमेटली हमारे 700 के सैंपल में तकरीबन 4 ऐसे डेटर्स का इतना बैलेंस ऐसा है जो गड़बड़ है। फिर आप उसको प्रोजेक्ट करके देखेंगे कि अगर 700 में से इतने का मसला है तो 7000 में से कितने का मसला हो सकता था। ये यूँ समझे कि मैंने 25 लाख के डेटर से वेरिफिकेशन की और उसमें मुझे मसले नज़र आ गए 1 लाख रुपए के। तो अगर मैंने 1 करोड़ के डेटर्स को भेजा होता तो अकॉर्डिंगली मेरी उतनी परसेंटेज 4-1 लाख के मसले होते, तो फिर मैं देखूंगा मेरी मेटीरियलिटी तो नहीं हिट हो रही। तो ये एक ओवरऑल एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से रिलेटेड आपके प्रोसीजर्स होते हैं जो आप लगा रहे होते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? अब वही बात है कि स्टैंडर्ड के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली बात है अगर हम उसको लेके आएँ। एक तो नमाज का भी वक्त, और दूसरा फिर उसके बाद वो स्टैंडर्ड शुरू कर दिया तो आप पास पेपर से भाग जाएंगे। कौन सा है? तो 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो वो कोई बात नहीं, हमारे पास कल का संडे का दिन तो है, कल तो आप कफन बांध के आएंगे, कल तो दूसरा सेशन ही नहीं है, कल हम ही हम हैं, कल सिर्फ हमारी क्लास है जी। 4 बजे होगी, लेकिन ख़त्म होने का कोई टाइम डिफाइंड नहीं है। वो जो है वो मतलब इखलाकी तौर पे मैंने कागज़ पे 7:30 लिख दिया था, लेकिन वो मतलब सिर्फ इखलाकी तौर पे लिखा था जी। कल हमने करना क्या है? कल हमारा टारगेट है रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल्स, यानी कि जो हमारा पहले सेशन का टारगेट है वो है कंट्रोल्स, 4 से 6 कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में 2 चैप्टर आते हैं, इंटरनल कंट्रोल सीधा सा चैप्टर है, सिंपल सी बातें हैं। फिर एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला चैप्टर है। कंट्रोल्स पढ़ने के बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसमें भी हम ये फलूद रसफ्यूकी टाइप की साइंस करेंगे। तो ये 2 चीज़ें कवर करेंगे, फिर ब्रेक होगी, और ब्रेक के बाद फिर हमारा होगा रिस्क असेसमेंट चैप्टर नंबर 3, हमारी किताब का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो वो हम रिस्क असेसमेंट का कवर कर रहे होंगे, और फिर जब बच जाएगा तो ये जो एक आध छोटी मोटी चीज़ बीच में मिस हो गई 520, इन सारी रिवीजन क्लासेस में अगर कोई काबिल ज़िक्र चीज़ हमने छोड़ी है तो वो 530 है, सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड। एक 230 डॉक्यूमेंटेशन है, वो कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, वो छोटी सी चीज़ है। यानी कि अगर मुझे बाय द एंड ऑफ रिवीजन क्लास अगर कोई दुख होगा तो वो ये होगा कि सैम्पलिंग का लेक्चर बस हमारा मिस हुआ। तो भी कल कर लेंगे सर। अगर कल आप लोग मूड में हुए तो वो भी कर लेंगे। असल में ये आज तो आप कह रहे हैं, कल डे एंड पे आपने अपना मूड रीवैल्यूएट करना है। मैं तो बैठा हुआ हूँगा, मुझे तो आप कहेंगे तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। रिफ्रेशमेंट जो आप लोग पैसे जोड़ के जो भी मतलब हमारे पास तो इधर कैंटीन ही नहीं है। हम तो इस वक्त वो क्या वो हाँ मतलब वो कौन सी हालत होती है कि किससे गुजर रहे हैं वो जो लोग जो है वो बल्कि उजड़े हुए होते हैं जो कि, तो इस वक्त तो बिल्कुल ही आपको पता है कि कैंपस जगह जगह से जो है वो उसमें सुराख हुए हुए हैं। ये देखें कैंपस हमारा सरप्राइज दे देते हैं सर। डायरेक्ट बाहर जाने का रास्ता मतलब इस वक्त कैंपस के ये हालात हैं। अभी हमने जगह जगह दीवारें लगानी है, बड़े सारे और काम करने, चेक करें मतलब ये सीधा रास्ता बाहर को जाता है। तो मतलब हमें दरवाज़ा लगाया यहाँ से रास्ता दे देते, ठीक है। तो आप ये देखें कि इस तरह की गुर्बत ज़दा कैंपस जो अभी बेचारा 8 तश्कील से गुजर रहा है, जिसने मार्च की 27 को जाके क्लासें करनी है, और हमारा टारगेट है उससे पहले हमने कैंपस को खूबसूरत करना है। जिसका फर्स्ट फ्लोर अभी तक नहीं इस्तेमाल हो पाया, पीछे वाली जगह अच्छी खासी खाली पड़ी है, खर्च करने से आता है। ये अब आपने तजर्बा करना है कल। असल में बात यह है कि कल संडे है, संडे को पहले ही यहाँ पे ना सिलेक्टेड स्टाफ होगा। तो अगर आप में से कोई सपोर्ट करने को तैयार हुआ, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि किसी ब्रेक में, ये जो जैसे 6 बजे वाली ब्रेक होती है, इस ब्रेक में जो है वो हम फिर आप में से 2 बंदों की कमेटी बना देंगे। वो जाके जहाँ से सस्ते टिक्की पैक मिलते हैं, बिस्किट के टिक्की पैक नहीं होते, 3-3 4-4 बिस्किट होंगे तो वो हर रो में एक टिक्की पैक आ जाएगा, सारे लोग उसमें से एक बिस्किट निकाल लेंगे। चेक करें, मैं तो मेटीरियलिटी को और नीचे ले गया। तो खैर कल इस पर वो कर लेंगे कि अगर चाय में आप इंटरेस्टेड हैं, चाय पता नहीं यहाँ आसपास से ही इधर है ठीक है। तो अगर तो आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड पर्सन हुए और बंदों की कमेटी बन गई तो हम उन्हें पैसे दे देंगे, लेकिन अगर उसके बाद वो कभी वापस ही ना आए
बाइक की चाबी ले लेते ना पहले। ठीक है, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। असल में ना हमारी फील्ड में कब तक भागेगा, कहीं तो उसने आ जाना है, और कुछ नहीं ना तो किसी टाइम पे 7-8 साल बाद आके कहेगा सर मेरा पेपर पास नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है उस दिन की आ लगी हुई है, ऐ पढ़ो पैसे, ऐ पढ़ो इंटरेस्ट, दुआ कर दो मेरा पेपर निकल जाए। तो टीचर के तो पैसे वैसे ही नहीं मार सकते, ये तो जो है ना मतलब शराब मिलता है। ठीक है जी, तो कल फिर कर लेते हैं, कुछ खाने पीने का भी कर लेते हैं, अगर आपको ज़्यादा इसी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। नहीं तो फिर एंड पे रखिए ना, ऐसा ना हो कि आप 6 साढ़े 6:15 बजे खा खू के गायब हो जाए। रेगुलर बैच वालों के चेक करें, नहीं रेगुलर बैच वालों का तो एक हाइट ही फंसी हुई है ना, वो तो मतलब फरवरी पूरा हमारे पास टाइम है ना, 28 फरवरी तक। जब वो सीज़न ख़त्म हो जाए एडमिशन का, जब हमें ये हो कि अब कॉलेज के बच्चों को, एक कॉलेज के बच्चों को कहीं और खाना खिलाना गलत नहीं समझा जाएगा, तब हम वो कर लेंगे। अखलाकियात भी तो बीच में फंसी हुई है ना। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा। कल इंशाल्लाह ताला, कल ज़रा माइंड बना के आइएगा 5-4 घंटे का इंशाल्लाह ताला।